हिंदी अध्याय 91 खतरा आ गया है। _1 फेडरेशन अधिकारी ने हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की और बिना लव लियू का अभिवादन किए स्वयं ही परिसर से बाहर चले गए। वांग झान और अन्य लोग क्षण भर के लिए भ्रमित हो गए और अवचेतन रूप से दोनों अकादमी डीन की ओर देखने लगे। उसके साथ चलो, लियू झेनफेंग हंसा। ऐसा मत सोचो कि वह दिखावा कर रहा है। संघीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अगले साल के लिए पूरी अकादमी व्यवस्था के संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों को पूरी प्रक्रिया के दौरान यही रवैया बनाए रखना होगा ताकि कोई भी कोई खामी न निकाल सके। सिर्फ चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी में ही ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि 4 महान अकादमियों का दौरा करने वाले संघीय अधिकारियों का भी यही रवैया है। ये स्पष्टीकरण सुनकर वांग झान और अन्य लोग अंततः समझ गए। मुझे पता था, एक ग्रैंडमास्टर के सामने, और वह भी एक ग्रैंडमास्टर के सामने, दिखावा करना ये तो बहुत ही अपमानजनक है। हुआंग पुफेंग, जो हमेशा सीधा साधा रहता था, बोल पड़ा। तभी उन्होंने देखा कि फेडरेशन अधिकारी, जो आत्म महत्व के साथ आगे बढ़ रहा था, अचानक रुक गया और हल्की खांसी करने लगा। मैं आपको सुन सकता हूं। हुआंग पुफेंग बेहद शर्मिंदा था, जबकि वांग झान और अन्य लोगों को ये केवल मनोरंजक लगा और उन्होंने उसे थोड़ा चिढ़ाया। फेडरेशन अधिकारी के साथ अकादमी से निकलने के बाद 7 लोगों का समूह गेट के बाहर खड़ी एक कार में सवार हो गया। अंदर पहुंचते ही सभी खिड़कियां कसकर बंद कर दी गईं। यात्री डिब्बे को ड्राइवर के केबिन से पूरी तरह अलग कर दिया गया था, जिससे ये कार में सवार होने से ज्यादा कैदियों को ले जाए जाने जैसा लग रहा था। ये थोड़ा ज्यादा सख्त है, वांग झान टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। लगभग आधे घंटे बाद कार रुकी और दरवाजा खोला गया। वांग झान और उनके समूह को कार से बाहर निकलने के बाद ही एहसास हुआ कि वे एक हवाई अड्डे पर हैं और उनके बगल में एक विशाल हवाई जहाज खड़ा है। वांग झान ने सोचा, इसे हवाई जहाज कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये चीज इतनी विशाल है कि इसे उड़ता हुआ किला भी कहा जा सकता है। इसके अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिखने वाले धड़ का उल्लेख नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहरी रूप से लगे हथियारों जैसे मिसाइलों पर एक सरसरी नजर डालने से वांग झान को पता चल गया कि निश्चित रूप से 30 से कम नहीं होंगे। तो ये हवाई जहाज है। मैंने तो इन्हें सिर्फ किताबों और ऑनलाइन ही देखा है। आज आखिरकार मैंने एक असली हवाई जहाज देखा है। उनके साथियों में से एक झो वे या अचानक चिल्लाया। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। केवल हुआंग पुफेंग ने समझाया, पूरे संघ में इस प्रकार के 100 से भी कम हवाई जहाज हैं। आखिरकार आसमान बेहद खतरनाक होता है। सिर्फ ये महंगे, मजबूत और हथियारों से लदे विमान ही उड़ान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हुआंग पुफेंग एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, इसलिए जो चीजें आम लोगों ने शायद ही कभी देखी हो, वे उनके लिए विशेष रूप से नई नहीं थीं। ये सुनकर वांग झान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आपने अभी कहा था, बमुश्किल सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। हाँ, हुआंग पुफेंग ने शांति से उत्तर दिया। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उड़ान के दौरान क्या सामना हो सकता है। अगर हमारा सामना किसी नेता या राजा स्तर के जानवर से हो जाए, तो कोई भी हथियार कारगर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि यह सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। जब वे बातचीत कर रहे थे, तो स्टाफ के सदस्यों ने उनसे विमान में चढ़ने का आग्रह करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में 7 लोगों का समूह हवाई जहाज पर चढ़ गया। जल्द ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी और दूर ओशनिया की ओर बढ़ गया। वांग झान के समूह जैसी स्थितियां फेडरेशन के प्रत्येक मार्शल आर्ट अकादमी में सामने आ रही थीं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रस्थान का समय भी अलग अलग था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि प्रत्येक अकादमी को ओशनिया पहुंचने में कितना समय लगा। टूर्नामेंट की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए फेडरेशन के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों को समय से पहले आयोजन स्थल पर पहुंचने पर भी रोक लगा दी। इस गंभीर माहौल में जिस क्षण वांग झान और अन्य लोग हवाई जहाज पर चढ़े, संघीय अकादमी टूर्नामेंट वास्तव में शुरू हो चुका था। उड़ान के लगभग 6 घंटे बीत चुके थे। अचानक एक स्टाफ सदस्य उस केबिन में दाखिल हुआ जहां वांग झान और उनका समूह बैठा था, और उसने अपने स्टोरेज रिंग से 7 समान बैकपैक्स निकाले। अब से अपने हथियारों को छोड़कर सभी निजी सामान सौंप दो, कर्मचारी ने भावशून्यता से कहा। वांग झान और अन्य लोग कुछ उलझन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी होकर अपना सब कुछ सौंप दिया, केवल अपने हथियार ही रखे। वांग झान ने अपने सैनिक स्तर के खंजर को अपनी बेल्ट में ठूंस लिया और हाल ही में प्राप्त लियून ब्लेड को अपनी पीठ पर लटका लिया। लियून ब्लेड एक मानक विशाल ब्लेड था, जो 1.5 मीटर लंबा था।
इसे आसानी से ले जाने के लिए वांग झान ने अकादमिक क्रेडिट एक्सचेंज ऑफिस से खास तौर पर एक म्यान बनवाया था ताकि पीठ पर बड़े ब्लेड ले जाने के लिए डिजाइन किया जा सके। अकेले म्यान के लिए उन्हें 30,000 शैक्षणिक क्रेडिट खर्च करने पड़े, जो एक पूर्ण सैनिक स्तर के सूट से भी अधिक महंगा था। हालांकि आपको वही मिलता है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी अनजानी सामग्री से बनी यह म्यान न सिर्फ बेहद मजबूत थी, बल्कि बेहद लचीली भी थी। लियोन ब्लेड अंदर पूरी तरह से फिट हो गया, पूरी तरह से सुरक्षित, फिर भी वांग झान जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से निकाल सकता था। अकादमिक क्रेडिट एक्सचेंज कार्यालय के कर्मचारियों के अनुसार इस प्रकार के मानकीकृत उपकरण में आमतौर पर मार्शल आर्टिस्टों के विविध हथियारों को समायोजित करने के लिए ऐसी विशेषताएं होती हैं। वैसे भी ये निश्चित रूप से कीमत के लायक है, वांग झान ने सोचा। वांग झान और अन्य लोगों द्वारा अपनी सारी वस्तुएं सौंप देने के बाद ही स्टाफ सदस्य ने 7 समान बैग वितरित किए। इस बैकपैक में इस टूर्नामेंट के लिए विशेष रूप से एक व्यक्तिगत टर्मिनल है। टीमों के बीच संचार के अलावा इसका एकमात्र अन्य कार्य एसओएस है। यदि आप किसी ऐसे संकट का सामना करते हैं जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो आप इसका उपयोग मदद के लिए कॉल करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ओशनिया के जटिल वातावरण के कारण हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि बचाव समय पर पहुंच जाएगा। ये सुनकर वांग झान और अन्य लोगों की रूह कांप उठी। उन्होंने सोचा कि यह टूर्नामेंट हमारी कल्पना से भी अधिक क्रूर होगा। कर्मचारी ने आगे कहा, इस बैकपैक के अंदर हर व्यक्ति के लिए 2 दिन का संपीड़ित भोजन है और सहनशक्ति और साधना को बहाल करने के लिए मिश्रित सार गोलियों की 3 बोतलें हैं। ये सब आपकी जरूरतें हैं। ओह ठीक है, ये बैकपैक एक पैराशूट भी है। पैराशूट। हुआन पुफेंग की आवाज अचानक ऊंची हो गई। हालांकि स्टाफ सदस्य ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अचानक विमान के केबिन का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, एक भयंकर हवा चलने लगी और अंदर घुसने लगी। हालांकि यह उतनी तीव्र नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। हम इस समय ओशनिया के ऊपर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। कर्मचारी ने साफ साफ कहा, नीचे वाला क्षेत्र वह है जहां आपकी प्रतियोगिता होगी। इसकी सारी जानकारी आपके निजी टर्मिनल पर है। आप अभी अखाड़े में प्रवेश कर सकते हैं। हुआन पुफेंग सावधानी से खुले केबिन के दरवाजे के पास पहुंचा, दोनों हाथों से फ्रेम को कसकर पकड़े हुए। उसने नीचे के दृश्य पर नजर डाली और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह आदमी वास्तव में ऊंचाई से डरता था। अखाड़े में प्रवेश करें, सीधे नीचे कूदकर। स्टाफ सदस्य ने कुछ नहीं कहा, स्पष्टतः सहमति व्यक्त की। ये देखकर हुआन पुफेंग घबरा गए और बोले, क्या आप उतरकर हमें उतार नहीं सकते? हमने कभी पैराशूट से उतरना नहीं सीखा। वांग झान अब और नहीं देख सका। उन्होंने अपना बैग खुद ही पहन लिया, फिर हुआन पुफेंग को अपना बैग ठीक से पहनने में मदद की। तुम क्या कर रहे हो? हुआन पुफेंग अभी भी उलझन में था, लेकिन इतना भयभीत था कि विरोध नहीं कर सका। उसने वांग झान को अपनी मर्जी से काम करने दिया। तुम बहुत देर कर रहे हो, नीचे जाओ। वांग झान मुस्कुराया, फिर हुआन पुफेंग को सीधे पीछे से लात मारी, जिससे वह विमान से बाहर उड़ गया। आह! एक चीख हवा में गूंज उठी। वांग झान ने फिर अपने पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, चलो चलें। हुआनफू को इंतजार मत करवाओ। इतना कहकर वांग झान बिना किसी हिचकिचाहट के केबिन से बाहर कूद गया। ये देखकर सोन डोंगमिंग और अन्य लोगों ने बिना देर किए एक के बाद एक बाहर कूद पड़े। पैराशूटिंग आसान नहीं थी, लेकिन वांग झान और उनके साथी सभी कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनका समन्वय और शारीरिक नियंत्रण सामान्य लोगों से कहीं बेहतर था। इस प्रकार, यद्यपि यह उनका पहला पैराशूटिंग अनुभव था, फिर भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। यहां तक कि हुआन पुफेंग भी अपनी अत्यधिक ऊंचाई से डर के बावजूद अपना पैराशूट खोलने और सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे। जल्द ही शू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी टीम के सभी 7 सदस्य सुरक्षित रूप से उतर गए और सफलतापूर्वक पुनः संगठित हो गए। चलो पहले मिशन की जांच करते हैं, वांग झान ने हुआन पुफेंग की नाराजगी भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए कहा। उन्होंने अभी अभी प्राप्त व्यक्तिगत टर्मिनल खोला और तुरंत मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। निम्न श्रेणी के सैनिक स्तर का जानवर कोर 100 अंक, मध्यवर्ती सैनिक स्तरीय जानवर कोर 500 अंक, उच्च श्रेणी के सैनिक स्तर का जानवर कोर 1000 अंक। अज्ञात क्षेत्रों की खोज अंक पुरस्कार स्थिति पर निर्भर करते हैं। मिशन की समय सीमा 1 महीना। इन कुछ सरल पंक्तियों ने वांग झान और अन्य लोगों के लिए टीम के मिशन को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। जाहिर है, अंतिम जीत अंकों की संख्या पर निर्भर करेगी।
लेकिन वांग झान और बाकी लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अंक अर्जित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता सैनिक स्तर के निचले स्तर के जानवरों को मारना था। ये बेतुका है। निचले स्तर के सैनिक जानवर ऐसे जीव हैं जिनसे केवल एक योद्धा ही निपट सकता है। अगर हम सातों मिलकर भी काम करें तो भी हम शायद ज्यादा से ज्यादा गतिरोध ही झेल पाएंगे, झो वेया ने कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। हालांकि उसका छोटा भाई झो वे किंग भावशून्य रहा, वह केवल चुपचाप वांग झान को देखता रहा। निचले सैनिक स्तर के जानवर अलग अलग होते हैं। कुछ समय पहले हमारे टीम लीडर ने अकेले ही एक को मार गिराया था, इसलिए यह मिशन पूरा करना असंभव नहीं है, सोंग डोंगमिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए स्पष्ट किया। ये सुनकर बाकी सभी लोग आश्चर्य से वांग झान की ओर देखने लगे। यद्यपि वांग झान चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन इससे पहले उनका उनसे ज्यादा संपर्क नहीं था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका युद्ध में इतना प्रभावशाली रिकॉर्ड है। हालांकि वांग झान शांत रहा। इस अपरिचित माहौल में उसके पास शेखी बघारने का समय नहीं था। डोंगमिंग, तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई थी, है ना? वांग झान सोंग डोंगमिंग को अच्छी तरह जानता था और उसे यकीन था कि उसके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। सोंग डोंगमिंग ने सिर हिलाया। मिशन की जानकारी संक्षिप्त है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा है। सबसे पहले, जिस इलाके में हम हैं वहां सैनिक स्तर के जानवर बड़ी संख्या में होंगे। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता लक्ष्यों का शिकार करना नहीं, बल्कि ऑपरेशन के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना है। सहमत हूं, वांग झान ने सहमति जताई। सोंग डोंगमिंग ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त जीवित रहने के लिए आवश्यक आपूर्ति भी है। हम में से प्रत्येक के पास केवल 3 दिनों का भोजन है, इसलिए अधिक आपूर्ति जुटाना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तभी टीम की 2 महिलाओं में से एक, सन के लिन के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। सावधान, भूमिगत। सुन केलिन स्काउटिंग में माहिर थी। हालांकि वह सिर्फ लेवल 8 की मार्शल आर्टिस्ट थी, फिर भी उसकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही वांग झान के बराबर थी। इसके अलावा जब जांच के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने की बात आई तो वह वांग झान से काफी अधिक मजबूत थी। इस कारण जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही सेकंड बाद जमीन अचानक फट गई। फिर धातु की चमक से चमकता एक विशाल काला सींग उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन वांग झान और अन्य लोग जानते थे कि इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि इस सींग का मालिक अभी भी धरती के नीचे छिपा हुआ था। घातक 1/1। जिस क्षण ये काला सींग दिखाई दिया, धरती हिलने लगी। जमीन ढीली होने लगी। पहले तो उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ गईं, लेकिन दरारें तेजी से बढ़ने लगीं और अंततः लगभग 50 से 60 मीटर के क्षेत्र में फैल गईं। अगले ही क्षण एक विशालकाय काले रंग का सैनिक स्तर का जानवर वांग झान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ। यह एक सींग वाली परी है। सन केलिन की आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। यह विशालकाय प्राणी स्पष्ट रूप से एक सींग वाली परी जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि इसका आकार सामान्य परी की तुलना में बहुत बड़ा था। एकल सींग वाली राजा परी, एक निम्न सैनिक स्तर का जानवर जो ओशनिया के लिए अद्वितीय है। इसमें कोई प्रतिभा नहीं है, सोंग डोंगमिंग की आवाज गूंजी। ये जानने के बाद कि प्रतियोगिता ओशनिया में आयोजित की जाएगी, सोंग डोंगमिंग ने पहले ही महाद्वीप के जानवरों पर शोध करना शुरू कर दिया था। कोई प्रतिभा न होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, वांग झान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। अगर इसमें कोई प्रतिभा होती तो हम कोई उपाय निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि यह किसी भी चीज में माहिर नहीं है, इसका सैनिक स्तर का दर्जा साफ तौर पर इसकी मोटी खाल और लचीलेपन की वजह से है। यह एक समस्या होगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमला करना चाहिए? झो वेकिंग और झो वेया दोनों भाई लड़ने के लिए उत्सुक थे। पास ही चेन मेंगशू ने भी अपनी चौड़ी तलवार दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। उसका फिगर, जो स्पष्ट रूप से काफी छोटा लग रहा था, ब्रॉड स्वॉर्ड के विपरीत था जो उसके पूरे शरीर से 2 साइज बड़ा था। उसके वजन का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन तलवार चेन मेंगशू के साथ पूर्ण सामंजस्य में प्रतीत हो रही थी। कुछ ही क्षणों में सैनिक स्तर के जानवर का सामना करने के बावजूद सभी लोग युद्ध के लिए तैयार थे। भले ही हम लड़ना न चाहें, यह एक सींग वाला राजा परी शायद हमें जाने नहीं देगा, वांग झान बेबसी से बुदबुदाया। फिर उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची की, मैं हमले का नेतृत्व करूंगा। मेंगशू, मेरा साथ देने के लिए तैयार रहो। बाकी तुम लोग परिस्थिति के अनुसार लड़ो। याद रखना, इसका सीधा सामना मत करना, तुम इसके हमलों का सामना नहीं कर सकते। यद्यपि ये शब्द कठोर लग रहे थे, पर ये बिल्कुल सही थे।
वांग झान को छोड़कर टीम में किसी अन्य के पास संभवतः इतना मजबूत शारीरिक शरीर नहीं था कि वह सैनिक स्तर के जानवर से मुकाबला कर सके। यहां तक कि वांग झान के पास भी कोई वास्तविक शारीरिक लाभ नहीं था, लेकिन कम से कम वह तुरंत पराजित नहीं होगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वांग झान ने अपने दाहिने हाथ से लियून ब्लेड निकाला। उसने 1.5 मीटर लंबी बड़ी कृपाण को पकड़ लिया और उसकी नोक जमीन पर घिसटने दी। शुल्क। वांग झान सबसे पहले एक सींग वाले राजा परी पर टूट पड़ा। उसका लियून ब्लेड उसके पीछे घसीटता हुआ जमीन पर एक लंबा निशान बना रहा था। उसके शरीर से मार्शल आर्टिस्ट अवस्था से भी कहीं ज्यादा तेज आभा बिना किसी हिचकिचाहट के फूट पड़ी। साथ ही उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को चरम पर पहुंचाया और आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने प्रभाव में ले लिया। कुछ ही सेकंड के भीतर वांग झान पहले ही एकल सींग राजा परी के पास पहुंच गया था। मरना। लियून ब्लेड नीचे उतरते ही चीख उठा। यह एक प्राचीन ब्लेड था जो सामान्य स्तर से भी बढ़कर था। भले ही यह एकल सींग वाली परी पूरी तरह से कवच से ढकी हुई थी, फिर भी यह इस प्रहार को बिना किसी नुकसान के झेल नहीं सकती थी। हालांकि जैसे ही वांग झान का लियून ब्लेड हमला करने वाला था, प्राणी की प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से परे थी। वह स्पष्ट रूप से एक सींग वाले राजा परी के साथ था, लेकिन उस भीमकाय ने अपने आकार के अनुरूप फुर्ती नहीं दिखाई। उसके 8 पैरों जैसे अंग एक साथ हिल रहे थे और पल भर में वह सीधे वांग झान की ओर मुड़ गया। तेज सींग, जो काले रंग की चमक के साथ चमक रहा था, वांग झान के लियून ब्लेड से टकराया। झनकार। एक तीखी आवाज गूंजी और चिंगारियां उड़ने लगीं। जैसे ही उसका लियून ब्लेड सींग से टकराया, वांग झान को एक अदम्य बल का एहसास हुआ। झटका इतना जोरदार था कि उसने बड़ी कृपाण को लगभग उसकी पकड़ से गिरा दिया। लापरवाही न बरतते हुए वांग झान ने दोनों हाथों से पूरी ताकत से कृपाण की मूठ पकड़ ली। फिर भी वो उड़कर 20-30 मीटर दूर जा गिरा। इतनी जबरदस्त ताकत! वांग झान अंदर तक स्तब्ध रह गया। यह एक सींग वाला राजा परी अनाड़ी और धीमा लग रहा था, लेकिन इससे निपटना शायद उस कैंग लेई यंग से एक स्तर ज्यादा मुश्किल था जिसे उसने पहले मारा था। यद्यपि दोनों ही निम्न सैनिक स्तर के जानवर थे, लेकिन इस श्रेणी में 6 रैंक शामिल थी, 1 स्तर के योद्धा से लेकर 6ठे स्तर के योद्धा तक, और इन रैंकों के बीच ताकत में अंतर काफी था। यदि पिछला कैंग लेई यंग अधिकतम 1 या 2 स्तर के योद्धा के स्तर का था, तो यह एकल सींग वाला राजा परी लगभग निश्चित रूप से कम एक मानव स्तर 3 योद्धा या उससे उच्चतर के बराबर था। यह दृढ़ है और इसे सीधे तौर पर हराना मुश्किल है। उसे एक सीधी टक्कर के बाद वांग झान ने अपने सामने खड़े बड़े आदमी का यह आकलन तुरंत कर दिया। हम इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, हमें इससे बचने का रास्ता खोजना होगा। वांग झान के विचार अचानक ही रुक गए, क्योंकि उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह जो देख रहा था उस पर विश्वास करने से लगभग इनकार कर रहा था। इस समय चेन मेंगशू अनजाने में एक सींग वाली परी की ओर दौड़ पड़ी थी। अपनी चौड़ी तलवार को दोनों हाथों से घुमाते हुए वह ऊंची छलांग लगाए और उसे नीचे गिरा दिया। क्या तुम पागल हो? तुम तो सिर्फ 8वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हो। वांग झान चिल्लाए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर उसकी आवाज गले में ही बंद हो गई। उसने देखा कि चेन मेंगशू की चौड़ी तलवार ने एकल सींग वाले राजा परी की पीठ पर लगे कठोर कवच को आसानी से भेद दिया और पूरा ब्लेड उसके शरीर में धंस गया। आप अकेले नहीं हैं जिनके पास प्राचीन ब्लेड है, सुन केलन ने वांग झान से बात करते हुए कहा। वांग झान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने कहा, इससे बाहर निकलो। यहाँ केवल तुम ही एकल सींग वाले राजा परी का ध्यान आकर्षित करने के योग्य हो। मेंगशू को किसी खतरनाक स्थिति में मत पड़ने दो। ये सुनकर वांग झान को तुरंत होश आ गया। अभी का दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि वह भूल गया कि वे अभी भी युद्ध के बीच में हैं। सन केलन के स्मरण के बाद वांग झान ने जल्दी से लियून ब्लेड उठाया और एक बार फिर हमला किया। इस बीच पीठ पर लगी चोट के कारण एक सींग वाली परी का राजा स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया। उसके पंख बेकाबू होकर कांपने लगे। हालांकि वह उड़ नहीं सकती थी, फिर भी उनसे एक बेहद तीखी आवाज निकल रही थी। उसका विशाल शरीर अपनी जगह पर ही बेतहाशा मुड़ने और घूमने लगा तथा अपनी पीठ पर बैठे छोटे से शरीर को गिराने की कोशिश करने लगा। चेन मेंगशू साफ तौर पर मुश्किल में थी। तलवार के उस आखिरी वार ने उसे उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। अब वह बेतहाशा चौड़ी तलवार से चिपकी हुई थी, जो एक सींग वाले राजा परी की पीठ से चिपकी हुई थी। एकल सींग वाले राजा परी की हिंसक पिटाई के कारण उसके पास खुद को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल अपने दांत पीस कर ही टिकी रह सकती थी। और तभी वांग झान अंततः पुनः वहां पहुंच गया। वह ऊंची छलांग लगाए, लियून ब्लेड उठाया और एक बार फिर एकल सींग वाले राजा परी के सिर पर क्रूरतापूर्वक वार किया।
एकल सींग राजा परी ने भी वांग झान को तुरंत देखा। एक बार वांग झान से भिड़ने के बाद उसे पता चल गया था कि यह इंसान सरल नहीं है। इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपनी पीठ पर लगे घाव को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर अपना सिर घुमाया और अपने सींग से वांग झान की बड़ी कृपान को टकराया। एक और टक्कर हुई और वांग झान को एक बार फिर उस अजय विशाल बल का एहसास हुआ और वह एक बार फिर उड़ गया। हालांकि इस बार वांग झान ने इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था और जानबूझकर अपनी गति बदल ली थी। उड़ते हुए उसने हवा में ही अपने शरीर को घुमाया और चेन मेंगशू के बगल में एकल सींग वाले राजा परी की पीठ पर स्थिर होकर उतरा। मेरे साथ आओ। चेन मेंगशू को चौड़ी तलवार निकालने में मदद करने के बाद वांग झान ने उसकी कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा, छलांग लगाए और एकल सींग वाले राजा परी से 30 से 40 मीटर दूर उतरा। उतरने के बाद वांग झान ने राहत की लंबी सांस ली। थैंक यू। चेन मेंगशू का चेहरा लाल हो गया। ये खतरे से हाल ही में भागने की वजह से था या किसी और वजह से, ये कहना मुश्किल था। लेकिन वांग झान के पास इन बातों के लिए वक्त नहीं था। मैं इसे उलझाए रखूंगा। मेंगशू, तुम वार करने का मौका ढूंढते रहो। खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा तुमने अभी किया। हम सीधे तौर पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास संख्याबल है। हम इसे हरा सकते हैं। ये सुनकर टीम के कई सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। भाई, यह एक सैनिक स्तर का जानवर है। इसका ध्यान खींचने के लिए हम पूरी तरह आप पर निर्भर हैं। क्या आपको यकीन है कि आप इससे ज्यादा समय तक टिक पाएंगे? झो वेया खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। वांग झान का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे यकीन है। अपनी आवाज धीमी करते हुए वांग झान ने झो वेया की बात अनसुनी कर दी। दूसरों को हल्का सा इशारा करके वह फिर आगे बढ़ गया। पिछले 2 मुकाबलों के अनुभव के साथ वांग झान अब अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो चुका था। इस एक सींग वाले राजा परी में, जैसा कि सोन डोंगमिंग ने कहा था, कोई प्रतिभा नहीं थी। ये पूरी तरह से अपने शक्तिशाली शरीर पर निर्भर था। इसके आक्रमण के तरीके भी अत्यंत सरल थे। इसके सिर पर लगे लंबे काले सींग के अलावा ये केवल अपने बड़े पैमाने पर क्षीण हो चुके पंखों को हिलाकर तेज आवाज पैदा कर सकता था या अपने आकार का उपयोग विरोधियों पर हमला करने के लिए कर सकता था। दुश्मन की रणनीति को समझने के बाद यह अजय एकल सींग वाला राजा परी उतना खतरनाक नहीं था जितना वांग झान ने शुरू में कल्पना की थी। युद्ध जल्द ही फिर से शुरू हो गया। वांग झान ने एक सींग वाले राजा परी से डटकर मुकाबला किया। हालांकि वह बार बार उड़ रहा था, लेकिन अपनी चपलता और मजबूत खाल की बदौलत उसे कोई चोट नहीं आई। इस बीच सन केलिन को छोड़कर टीम के अन्य सदस्यों ने अपनी विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया और एकल सींग वाले राजा परी पर हमला बोल दिया। वांग झान के विपरीत अन्य लोग हमला करने के तुरंत बाद पीछे हट गए तथा उन्होंने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी, भले ही उनके हमले से कोई नुकसान हुआ हो या नहीं। इन तनावपूर्ण लेकिन जानलेवा नहीं परिस्थितियों में आधे घंटे से ज्यादा समय बीत गया। एक सींग वाली परी अब जख्मों से ढकी हुई थी और उसकी आभा पहले की तुलना में कहीं कमजोर हो गई थी। वांग झान भी अब तक हौंफने लगा था। आधे घंटे की तीव्र लड़ाई ने उसकी आधी से अधिक सहनशक्ति और ऊर्जा खत्म कर दी थी। लेकिन एक निचले स्तर के सैनिक को संयुक्त रूप से हराने के लिए कोई भी कीमत चुकानी उचित थी। एक और टक्कर के बाद वांग झान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस बड़े आदमी की ताकत काफी कम हो गई थी। यही मौका है। वांग झान की आंखें चमक उठी और वह चिल्लाया, सब लोग पीछे हट जाओ। वांग झान की आवाज सुनकर टीम के सदस्य जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि वांग झान ने अपना लियोन ब्लेड घुमाया, हवा में ऊंची छलांग लगाए और फिर बहुत तेजी से नीचे उतरा। उनके हाथ में मौजूद लियोन ब्लेड से अचानक एक हल्की चमक निकली, एक मार्शल आर्टिस्ट की सार ऊर्जा का प्रभाव जो अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और उनके हथियार में समा गई थी। घातक एक वार फैटल 1/ जो उनके पिता वांग यीदाओ की विशिष्ट तकनीक थी, को पहली बार वांग झान ने ही अपनाया। जैसे ही कृपांग नीचे उतरा, ब्लेड की रोशनी दसियों मीटर तक फैल गई, जो सीधे एकल सींग वाले राजा परी के पूरे शरीर को भेदती हुई निकल गई। अधिकार स्थापित करना _1 वार के बाद वांग झान जमीन पर गिर पड़े। अब वह एक सींग वाले राजा परी के लंबे सींग से सिर्फ 2-3 मीटर की दूरी पर था। इतनी दूरी पर एक सींग वाले राजा परी को उसे पार करने के लिए बस थोड़ा सा आगे बढ़ना था। लेकिन वांग झान को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जमीन पर उतरते ही वो जमीन पर सीधा बैठ गया, हांफते हुए ऐसी बेकाबू कमजोरी महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस घातक एक वार का असर मेरे अनुमान से भी ज्यादा है। इस समय वांग झान की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।
इतनी कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसके अलावा उसकी मानसिक ऊर्जा भी ज्वार की तरह घटती हुई उसके आसपास के क्षेत्र में सिमटती चली गई। कुछ सेकंड के लिए यह अनिश्चित रूप से टिमटिमाती रही, फिर वह इसे और संभाल नहीं पाया और पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर शीशे से भर गया हो, एक ऐसा भारी बोझ जिससे बैठना भी उसके लिए बोझ बन गया हो। कोई चारा न होने पर वह बस लेट गया। मेरी शारीरिक शक्ति, मानसिक ऊर्जा और मेरे शरीर की सारी आंतरिक सांसें चली गई हैं। मुझमें बैठने की भी ताकत नहीं है। सचमुच घातक एक स्लैश नाम के योग्य। इस स्लैश के बाद या तो तुम मरोगे या मैं जीवित रहूंगा, वांग झान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस बीच सोन डोंगमिंग और अन्य लोग वांग झान के पास पहुंचे और उसे उठने में मदद की। कोई भी कुछ नहीं बोला। वांग झान का समर्थन करने के बाद वे सब अवचेतन रूप से दूसरी तरफ खड़ी एकल सींग वाली राजा परी की ओर देखने लगे। उन सब ने दसियों मीटर लंबे उस कट को साफ देखा था जो एकल सींग वाली राजा परी को पूरी तरह से भेद गया था। लेकिन ठीक इसी वजह से वे अवाक रह गए। वह कट जो आपने अभी लगाया है, हुआन पुफेंग ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। वांग झान ने हल्के से सिर हिलाया। ये फैटल 1/ है जो मुझे फ्लेम वैली में मिला था, वांग येदाओ की खास तकनीक। मेरी यह हालत इसी का साइड इफेक्ट है। सुन केलन ने जल्दी से वांग झान के शरीर का मुआयना किया, फिर दूसरों की तरफ इशारा किया। कोई बड़ी चोट नहीं, बस पूरी तरह से थकावट। सच कहूं तो मैंने पहली बार किसी को इस हद तक थका हुआ देखा है। तो फिर आपको इस आंख खोलने वाले अनुभव के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। वांग झान ने एक कमजोर मुस्कान बिखेरी। इस बीच चेन मिनशु किसी तरह एकल सींग राजा परी के पास पहुंच गई। वांग झान के वार के बाद एकल सींग वाले राजा परी की जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के मर चुकी थी। लेकिन चेन मिनशु उत्सुक था। स्वयं एक भारी हथियार उपयोगकर्ता होने के नाते वह समझती थी कि स्लैश लाइट जैसी तकनीकों से होने वाली क्षति इतनी कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि एकल सींग वाली राजा परी मर चुकी थी, फिर भी उसकी लाश अभी भी बरकरार थी। उस पर हाल ही में हुए वार से हुए नुकसान का कोई निशान नहीं था। बस बाकी लोगों द्वारा पहुंचाए गए मामूली घाव ही थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेन मेनशु ने अवचेतन रूप से वांग झान की ओर देखा और पाया कि वह उसके होठों को भींचे हुए उसकी ओर देख रहा था। चेन मेनशु की नजर देखकर वांग झान ने मन ही मनाह भरी। ये लड़की डरपोक और शर्मीली लगती है, लेकिन युद्ध में तो कमाल की है। इस समय उसकी अवलोकन क्षमता भी आश्चर्यजनक रूप से तेज है। ये जानते हुए कि वह इसे छिपा नहीं सकता, वांग झान ने बस सिर हिला दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, वांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी अचानक कही बात सुनकर सोंग डोंगमिंग और उसके आसपास बैठे लोग थोड़ा उलझन में पड़ गए। तुम क्या कह रहे हो? उसे देखो, वांग झान ने अपनी ठुड्डी से चेन मेनशु की ओर इशारा किया। उत्सुकतावश चेन मेनशु ने हाथ बढ़ाकर एक सींग वाले राजा परी के विशाल शरीर को, जो 30 से 40 मीटर लंबा था, हल्के से छुआ। उसके हल्के स्पर्श से ही वह विशालकाय शरीर झुकने लगा। गिरा हुआ शरीर तो बस आधा ही था, बाकी आधा हिस्सा अभी भी जमीन पर मजबूती से टिका हुआ था। दोनों हिस्सों के बीच एक बेहद चिकना चीरा था, मानो किसी सामग्री को तेज चाकू से 2 टुकड़ों में काट दिया गया हो। गड़गड़ाहट। विशाल शरीर का आधा हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा, जिससे शरीर हिंसक रूप से हिल गया। बड़ी मात्रा में अजीब रंग का चिपचिपा रक्त और तरल पदार्थ बाहर निकला, साथ ही एक अजीब गंध भी आई जिसने वांग झान को परेशान कर दिया। हालांकि अन्य लोग पहले से ही आंखें फाड़े देख रहे थे, उनके मुंह खुले हुए थे, वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। तुमने उस वार से सिर्फ एक सींग वाले राजा परी की जान नहीं ली, तुमने तो उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। हे भगवान! हुआन पुफेंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या यही है वो घातक वार? वो कृपाण तकनीक जिसे सीखने में तुमने 3 दिन लगाए थे? प्रतियोगिता से 2 दिन पहले अपने संयुक्त अभ्यास के दौरान वांग झान ने घातक एक स्लैश के साथ साथ डुआन कुन से प्राप्त कई अन्य व्यावहारिक कृपाण तकनीकों को सीखने के लिए समय निकाला था। उस समय हुआन पुफेंग और अन्य लोगों ने केवल यही सोचा था कि वांग झान कुछ नई चालें सीखने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसने एक नया हथियार हासिल कर लिया था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग झान इतनी भयानक कृपाण तकनीक सीख रहा था। बस हो गया। डोंगमिंग, जाओ और जानवर का अंदरूनी हिस्सा खोदकर उसका एक सींग अपने साथ ले जाओ, वांग झान ने थकान से लड़ते हुए आदेश दिया। बाकी सब छिपने की जगह ढूंढो। देर हो रही है। अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता एक सुरक्षित जगह ढूंढना है।
सभी लोग सहमत हो गए और जल्दी से तितर-बितर हो गए, केवल सुन केलिन को वांग झान की देखभाल के लिए छोड़ दिया। उस लड़ाई के बाद हर कोई अपने कप्तान वांग झान से बेहद प्रभावित था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे उस खतरनाक मुठभेड़ से बिना किसी नुकसान के बच निकले, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वांग झान सबसे आगे थे और हमले का सबसे बड़ा झटका झेल रहे थे। यदि वांग झान वहां नहीं होता तो उनके समूह को एकल सींग वाले राजा परी से बच निकलना भी मुश्किल हो जाता। जब बाकी सभी लोग चले गए तो सुन केलान ने वांग झान को एक बड़े पत्थर तक पहुंचाया, जहां वे बैठ गए। उसने चुपचाप देखा कि कैसे वांग झान ने आराम करने और स्वस्थ होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उत्सुकता से पूछा, कैप्टन, आप वास्तव में एकल सींग वाले राजा परी से खुद ही निपट सकते थे, है ना? वांग झान ने अपनी आंखें खोली, सुन केलिन की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ने केवल सन केलिन के संदेह को पुष्ट किया। तुम एक सींग वाले राजा परी के साथ टक्कर में थे और तुम बहुत ज्यादा फुर्तीले हो। अगर हम यहाँ नहीं होते तो तुम उसके साथ तब तक खेल सकते थे जब तक वह मर न जाए, है ना? आपने ये क्यों मान लिया कि मैं नहीं मारा जाऊंगा? वह एक निम्न सैनिक स्तर का जानवर था और अपनी तरह का सबसे कमजोर नहीं था, वांग झान ने हल्के से हंसते हुए कहा। सुन केलिन ने सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ कि आप हमें ट्रेनिंग देना चाहते थे, है ना? आखिरकार इस इलाके के सबसे कमजोर जानवर भी सैनिक स्तर के ही लगते हैं, जबकि हम तो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट स्तर के हैं। हमारे बीच बहुत बड़ी खाई है। वांग झान ने हाथ हिलाया। और क्या पता चला? वह अंतिम वार, क्या वह आपका अधिकार स्थापित करने के लिए था? सन केलिन ने संकोच से पूछा। वांग झान ने बेबस होकर हंसते हुए कहा, इसे अपने तक ही रखो, इसे इधर उधर मत फैलाओ। सुन केलिन ने चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह झट से सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस बीच वांग झान ने मन ही मन सोचा, तो अकादमी द्वारा चुने गए अभिजात वर्ग कभी भी सरल या भोले नहीं होते हैं। हाल ही में हुई लड़ाई में सहायक सदस्य के रूप में सुन केलिन ने सीधे तौर पर कोई मुकाबला नहीं किया था। वांग झान को उम्मीद नहीं थी कि सुन केलिन उसकी छोटी छोटी गणनाओं को इतनी स्पष्टता से समझ लेगा। जैसा उसने कहा था, एक सींग वाले राजा परी ने वास्तव में कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं किया था। दरअसल जिस क्षण वांग झान ने पहली बार उसे देखा, उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे अकेले ही मार गिराएगा। उसकी नज़र में यह विशालकाय आदमी ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा रेत का थैला था। बेशक इसे अकेले मारने में काफी समय लग जाता, लेकिन वांग झान के पास वास्तव में वह क्षमता थी। हालांकि वांग झान, हुआंग पुफेंग और सोंग डोंगमिन के अलावा टीम के अन्य 4 सदस्यों में चिंता, तनाव और परेशानी स्पष्ट रूप से दिखी। ये वांग झान, हुआंग पुफेंग और सोंग डोंगमिन के विपरीत था, जिन्होंने बीस्ट टाइड में भाग लिया था, अनगिनत उच्च स्तरीय जानवरों का सामना किया था और कुछ ही दिन पहले व्यक्तिगत रूप से सैनिक स्तर के जानवर कैंग लेई यंग को मार डाला था। बाकी चारों के पास स्पष्ट रूप से इतने व्यापक अनुभव का अभाव था। उनकी नज़र में सैनिक स्तर के जानवर शायद अजेय थे। यही कारण है कि वांग झान ने जानबूझकर एकल सींग वाले राजा परी को शामिल किया और उसे नियंत्रित किया, ताकि अपने साथियों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके और उन्हें दिखाया जा सके कि सैनिक स्तर के जानवर इतने दुर्जय नहीं थे। मूल रूप से वांग झान ने अपने दल के सदस्यों को एकल सींग वाले राजा परी को थकाकर अंततः मार डालने की योजना बनाई थी। लेकिन तभी उसे झोउ वेया के पहले के सवालों की याद आ गई। युद्ध के बीच में झोउ वेया ने टीम के कप्तान के रूप में उसकी क्षमता पर सवाल उठाने का साहस किया था। ऐसा नहीं था कि वांग झान ने सवालों की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन ऐसी बातें समय और स्थान पर निर्भर करती हैं। उस समय झोउ वेया की आकस्मिक टिप्पणी ने उसे क्रोधित कर दिया था। अगर मैं सचमुच इसे संभाल नहीं सकता तो झोउ वेया, तुम मौत का इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हो? ऐसी स्थिति में इस तरह बोलना सरासर मूर्खता थी। इसीलिए वांग झान ने आवेग में आकर घातक एक वार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने दल के सदस्यों के बीच पूर्ण विश्वास स्थापित करने के लिए। क्योंकि वांग झान अच्छी तरह जानता था कि ओशनिया में इस मिशन के लिए वह निस्संदेह इस टीम का मूल था, इसलिए उसे पूर्ण अधिकार स्थापित करना था। उसे सोंग डोंगमिंग और हुआंग पुफेंग की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे और उनमें पर्याप्त आपसी विश्वास था। हालांकि बाकी चारों के साथ वांग झान को उनके मन में अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करना था। जल्द ही शाम हो गई। झोउ वेइकिंग और झोउ वेइया भाई वांग झान के पास सबसे आखिर में लौटे। झोउ वेइकिंग ने बताया, हमें एक पिघली हुई गुफा मिली। आसपास कोई जानवर नहीं है।
अंदर का हिस्सा बड़ा नहीं है, लेकिन हम 7 लोगों के छिपने के लिए काफी बड़ा है। ऐसा लगता है कि यह ढह गया था। यह मूल पिघली हुई गुफा का एक छोटा सा हिस्सा है और इसे सील कर दिया गया है। बाहर का प्रवेश द्वार केवल एक व्यक्ति के लिए चौड़ा है, जो इसे छिपने के लिए आदर्श बनाता है। रास्ता दिखाओ, वांग झान ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। अन्य लोगों को छिपने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला था, इसलिए झो भाइयों की खबर राहत देने वाली थी। झो भाइयों के नेतृत्व में 7 लोगों का समूह जल्द ही तथाकथित पिघली हुई गुफा में पहुंच गया। जंगल में एक गहरा गड्ढा था। नीचे एक तालाब था और उसके बगल में एक छोटा सा झरना लगातार गिर रहा था। पिघली हुई गुफा का प्रवेश द्वार गहरे गड्ढे की चट्टानी दीवार में बने एक पत्थर के चबूतरे पर था। और जैसा कि झो भाइयों ने कहा था, प्रवेश द्वार केवल 1 या 2 लोगों के एक साथ गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। समूह पिघली हुई गुफा में प्रवेश कर गया। बुरा नहीं है, यह एक अच्छी जगह है। वांग झान ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाते हुए आसपास का जायजा लिया। चलो पहले हम सब थोड़ा आराम कर लें, हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि दूर से एक जोरदार धमाका गूंजा। वांग झान और बाकी लोग तेजी से पिघली हुई गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने दूर आकाश में एक चमकती हुई लौ की चमक देखी। किसी ने टिप्पणी की, अकादमी की एक टीम खेल से हट गई है। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी से पहली मुलाकात _1 रात हो चुकी थी। दूर आकाश में चंद्रमा से भी अधिक चमकीली चमक को देखकर चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी की 7 सदस्यीय टीम के विचार अलग अलग थे। हमने अभी कुछ घंटे पहले ही काम शुरू किया है और कुछ अकादमियों ने तो पहले ही हार मान ली है। झो वेया ने दोपहर की स्थिति के बारे में सोचा। उसे अभी भी एक आशंका बनी हुई थी। यदि वांग झान का हस्तक्षेप न होता तो उनकी टीम का भी यही हाल होता। इस संघीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तीव्रता वाकई पिछले टूर्नामेंटों से कहीं ज्यादा थी। इसमें मार्शल आर्टिस्टों के एक समूह को, जो योद्धा भी नहीं थे, सैनिक स्तर के जानवरों का सामना करने का काम सौंपा गया था, और वह भी ओशनिया जैसी भयावह जगह पर। कठिनाई बहुत अधिक थी। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सी मार्शल आर्ट्स अकादमी है। मेरा अनुमान है कि उनके लौटने के बाद उनके दीन बहुत क्रोधित हो जाएंगे। हुआंग पुफेंग ने अपने दुर्भाग्य पर कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। वांग झान ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। चलो वापस चलते हैं, देखने लायक कुछ भी नहीं है। वांग झान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन वह पहले ही सोचने लगा था कि आगे क्या करना है। इस टीम प्रतियोगिता का कोई स्पष्ट मिशन नहीं था। ये स्पष्ट था कि अकादमी की प्रत्येक प्रतिभागी टीम को अंक अर्जित करने के लिए लगातार सैनिक स्तर के जानवरों से लड़ना था। सरल और अपरिष्कृत, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी भरा भी। पिघली हुई गुफा में लौटने के बाद वांग झान ने पूछा, इस टीम प्रतियोगिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? टीम के सभी सदस्य चुप रहे, क्योंकि उन्हें आगे आने वाली कठिनाई का स्पष्ट ज्ञान था। चाहे कुछ भी हो, हमें वही करना चाहिए जो मैंने पहले कहा था। पहले अपनी रसद संबंधी जरूरतें सुनिश्चित करें, फिर बाकी मामलों पर चर्चा करें, सोन डोंगमिंग ने कहा। योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर हम भोजन भी सुरक्षित नहीं कर सकते तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वांग झान ने सिर हिलाया और फिर दूसरों की ओर देखा। भाइयों झो वेया और झो वेइकिंग ने गहरी सोच का नाटक करते हुए नीचे देखा, जो स्पष्ट संकेत था कि उनके पास देने के लिए कोई उज्ज्वल विचार नहीं था, इसलिए वांग झान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। हुआंग पुफेंग, उसे भूल जाओ। इसके बाद वांग झान ने सुन केलिन और चेन मेंगशु की ओर देखा। तुम दोनों क्या सोचते हो? मैं केवल लड़ना जानता हूं, चेन मेंगशु ने डरते हुए कहा। मेरी पत्नी की सास सज्जा का खजाना था, फिर मिला चूहों का ये घरेलू उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक। आप टीम लीडर हैं, आपको ही निर्णय लेना है। चेन मेंगशु ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसकी योजना बस स्केटिंग करने की थी। वांग झान ने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो, डोंगमिंग ने जो कहा है वही करते हैं। कल सुबह होते ही इस पिघली हुई गुफा को अपना केंद्र बनाकर हम सब 10 किलोमीटर के दायरे में काम करेंगे। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय खाद्य स्रोतों की तलाश करें। इसके अलावा केलैन, तुम मानसिक ऊर्जा का पता लगाने में बहुत कुशल हो। कल तुम्हें भोजन की तलाश करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम आसपास के जानवरों के वितरण का नक्शा बना सको। सैनिक स्तर के जानवरों के अपने अपने इलाके होते हैं, बेहतर होगा कि हम पहले से ही उनके बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल कर लें, वांग झान ने आगे कहा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, सन केलिन ने जवाब दिया। वह लड़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में वह निश्चित रूप से विशेषज्ञ थी। ठीक है,
अभी के लिए ये इंतजाम काफी है। सब लोग आराम करो। वांग झान ने हाथ हिलाया और सब लोग आराम करने के लिए एक कोना ढूंढने लगे। रात खामोशी में बीत गई। अगली सुबह चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी की 7 सदस्यीय टीम पिछली रात की व्यवस्था के अनुसार एक के बाद एक रवाना हुई। चूंकि वे पहले ही युद्ध से बचने और विश्वसनीय भोजन के स्रोत खोजने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हो गए थे, इसलिए सुन केलन को छोड़कर उन 7 को जोड़ियों में बांट दिया गया। वे शाम तक लौटने पर भी सहमत हो गए। स्वाभाविक रूप से झो वेया और झो वेइकिंग भाइयों ने जोड़ी बनाई। हुआन पुफेंग और सोन डोंगमिंग ने भी एक टीम बनाई, जबकि वांग झान और चेन मेंशु ने एक अस्थायी टीम बनाई। तीनों समूह पिघली हुई गुफा से 3 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, जबकि सुन केलिन पहले ही बाकी सभी से पहले निकल चुका था। उसका काम इलाके में जानवरों के वितरण का सर्वेक्षण करना था। हालांकि उसके पास कोई खास लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसके काम की कठिनाई बाकी 3 समूहों से ज्यादा थी, इसलिए उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। दोपहर तक वांग झान और चेन मेंशु पिघली हुई गुफा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंच गए थे, जो उनकी पूर्व निर्धारित सीमा से बहुत दूर था। वांग झान, क्या हम थोड़ा ज्यादा भटक तो नहीं गए? चेन मेंशु, जो वांग झान के ठीक पीछे चल रहा था, ने धीरे से कहा। क्या हमने सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे में ही काम करने पर सहमति नहीं जताई थी? वह सीमा उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं, वांग झान ने पीछे मुड़कर समझाया। ये देखकर कि चेन मेंशु अभी भी कुछ कहना चाहता है, वांग झान ने बीच में ही कहा, मैं टीम का नेता हूं। मैं जो कहता हूं वही होता है। ठीक है। चेन मेंशु ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। सुबह साथ में बिताने के बाद वांग झान को पता चला कि उसका पीछा करने वाली लड़की बहुत भोली थी। उससे जो भी कहा जाता वह करती। उत्सुकतावश वांग झान ने उससे पूछा कि वह इतनी आज्ञाकारी क्यों है। उसका जवाब बिल्कुल स्वाभाविक सा था, आप टीम लीडर हैं, इसलिए मुझे आपकी बात सुननी होगी। उसके तथ्यात्मक लहजे ने वांग झान को बहुत देर तक अवाक कर दिया। उसे इतनी भोली लड़की से मिले हुए बहुत समय हो गया था। तभी वांग झान को अचानक याद आया, चेन मेंशु वास्तव में उनसे सीनियर थे, उनसे 1 साल बड़े। किसी भी स्थिति में वे अब पिघली हुई गुफा से 20 किलोमीटर से अधिक दूर थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, यहां तक कि किसी विश्वसनीय खाद्य स्रोत का संकेत भी नहीं। अविश्वसनीय स्रोत की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ देर और चलने के बाद वांग झान को एहसास हुआ कि दोपहर हो चुकी है। वह बेबसी से बस इतना ही कह सका, चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। चेन मेंशु को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और वांग झान के पीछे चल दी। हालांकि वांग झान अभी भी थोड़ा चिंतित था। उनमें से प्रत्येक के पास थोड़ा सा खाना था, जो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के लिए काफी था। 2-3 दिन बाद उनका खाना खत्म हो जाता, फिर उन्हें खाली पेट ओशनिया इस खतरनाक जगह से होकर गुजरना पड़ता। वांग झान ने सोचा, उम्मीद है कि अन्य 2 समूहों को भी कुछ भाग्य मिलेगा। जबकि तीनों समूह भोजन खोजने में अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, वांग झान के समूह की तरह सुन केलन भी पिघली हुई गुफा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंच गया था, हालांकि बिल्कुल विपरीत दिशा में। पिघली हुई गुफा के 20 किलोमीटर के दायरे में मैंने 18 सैनिक स्तर के जानवरों की पहचान की है। उनमें से 3 मध्यम या उससे भी ऊपर के हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकती। सुन केलन ने अपने निजी टर्मिनल पर जानकारी दर्ज करते हुए सावधानी से आगे बढ़ते हुए सोचा। अचानक उसे पास में ही युद्ध की आवाजें सुनाई दी, जो मानव मार्शल कलाकारों की चीखों के साथ मिल गई थीं। कोई लड़ रहा है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर सुन केलन फुर्ती और चुपके से युद्ध स्थल के किनारे पहुंची और झाड़ियों के एक घने जंगल में छिप गई। उसके सामने खुले मैदान में 7 मार्शल आर्टिस्ट एक निचले सैनिक स्तर के जानवर को घेर रहे थे। इन मार्शल कलाकारों की उपस्थिति को देखकर सन केलन आश्चर्यचकित हो गया। पश्चिमी लोग। हालांकि उसका आश्चर्य जल्द ही सदमे में बदल गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि निचले स्तर का सैनिक जानवर इस दस्ते के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। उनमें से लगभग हर एक ने सैनिक स्तर के उस जानवर का सीधा सामना करने की हिम्मत दिखाई और अपनी कोई कमजोरी भी नहीं दिखाई। उनके संयुक्त हमले के सामने सैनिक स्तर का वह जानवर सिर्फ दर्दनाक चीखें ही निकाल सका, अपनी दुर्दशा बदलने में पूरी तरह से असमर्थ। कुछ ही मिनटों बाद सन केलन ने एक सैनिक स्तर के जानवर की मौत देखी। ये सैनिक स्तर का जानवर कल हमने जिस एक सींग वाले राजा परी को हराया था, उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर लगता है। सुन केलन को यकीन करना मुश्किल हो रहा था।
उसके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी के विरोधियों के बीच इतनी मजबूत टीम मौजूद है। वे जरूर 4 प्रमुख मार्शल आर्ट्स अकादमियों में से किसी एक से होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एक ही इलाके में होंगे, उसने मन ही मन बुदबुदाया। तभी 7 लोगों की टुकड़ी में एकमात्र महिला मार्शल आर्टिस्ट, जो युद्ध के मैदान को साफ कर रही थी, ने अचानक झाड़ियों की ओर देखा जहां सुन केलन छिपा हुआ था। वहां कौन है? जैसे ही वह चिल्लाए, महिला मार्शल आर्टिस्ट ने अपना हाथ उठाया और आंतरिक ऊर्जा का एक विस्फोट झाड़ियों की ओर उड़ गया। अचानक हुए इस हमले से सुन केलन बिना किसी तैयारी के ही बच गई। उसके पास खुद को छुपाने का समय नहीं था और उसने जल्दी से हमले को रोकने की कोशिश की। हालांकि आंतरिक ऊर्जा बहुत तेज थी। लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वह उसे रोक नहीं पाए। ऊर्जा ने उसके पेट पर वार किया। सुन केलन दर्द से चिल्लाए, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट पर जोर से मुक्का मारा गया हो। इसके साथ ही दूसरे दस्ते के 7 सदस्यों ने पहले ही सुन केलन को घेर लिया था। सुन केलन लाचार होकर पीछे हट गई। उसने हाथ उठाकर अपने सामने खड़े 7 लोगों पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने तो बस लड़ाई देखी थी और देखने आई थी। एक ओरिएंटल, जिस महिला ने पहले हमला किया था, वह खिलखिलाकर हंसी। सुन केलन के मुंह के कोने पर ताज़ा खून देखकर उसने माफी मांगने का कोई संकेत नहीं दिया। मेरा नाम एली है, मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी से हूँ। तो यह वास्तव में 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक है। सुन केलन ने असहाय होकर आह भरी। लगता है तुम्हारी आंतें फट गई हैं और दूसरे अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की लड़ाई पर जासूसी करने की यही कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, एली ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। इस बीच एली के बगल में खड़े एक लंबे कोकेशियान आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम भाग सकती हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम इतनी कमजोर हो कि हमने तुम्हें रोकने की जहमत भी नहीं उठाई। हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एली की तुलना में ये लंबा कोकेशियाई व्यक्ति कहीं अधिक आक्रामक था। ये सुनकर सुन केलन ने पलटकर कहा, क्या तुम मुझे मारकर चुप कराने की योजना बना रहे हो, सिर्फ प्रतिस्पर्धा के लिए? हालांकि नियमों में अकादमियों के बीच हमलों की स्पष्ट मनाही नहीं थी, फिर भी ये तो बस एक प्रतिस्पर्धा थी। कोई भी इन होनहार युवा मानव मार्शल कलाकारों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, फिर भी अकादमियों के बीच एक अंतिम सीमा रेखा की कुछ समानता थी। लेकिन सन केलन के प्रत्युत्तर के बाद रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के 7 लोग हंस पड़े। हमने कल भी ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातें सुनी थीं, लेकिन तुम्हारे उलट सेठ मार्शल आर्ट्स अकादमी के उन बेवकूफों ने असल में विरोध करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उन्हें खेल से हटने में मदद की, विलियम ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सन केलन को तुरंत ही पिछली रात की लपटें याद आ गईं। कल रात की भड़की हुई आग, वो तुम थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी लापरवाही बरतने की? सुन केलन को यकीन ही नहीं हुआ। विलियम ने उपहास किया, लापरवाह? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस नियमों का पालन कर रहे थे। हमने गलती से सेठ मार्शल आर्ट्स अकादमी के उन मूर्खों की टांगें तोड़ दी और फिर गलती से उन्हें अपने फ्लेयर्स लॉन्च करने में मदद कर दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विलियम 2 कदम आगे बढ़ा और नीचे सन केलन की ओर देखने लगा। मुझे लगता है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी अकादमी इस तरह से खेल से हट जाए, है ना? गोधूली बेला। भोजन खोजने के लिए जिम्मेदार सभी 3 टीमें पिघली हुई गुफा में वापस आ गई थीं। के लैन कहाँ है? वांग झान ने पूछा। चेन मेंगशू ने जवाब दिया, उसने मुझे अभी अभी एक संदेश भेजा है। उसने बताया है कि उसके साथ एक छोटी सी दुर्घटना हुई है, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगी। सौभाग्यवश इस प्रतियोगिता में प्रयुक्त व्यक्तिगत टर्मिनलों में टीम संचार क्षमताएं भी थीं, जिससे टीमों को पूरी तरह से अनभिज्ञता में काम करने से रोका जा सका। ठीक है, वांग झान ने जवाब दिया, फिर बाकी 2 टीमों की ओर मुड़ा। मेंगशू और मैंने लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र खोजा। हालांकि हम बदकिस्मत रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। आपका क्या हाल है? हमें भी कुछ नहीं मिला, झो वेकिंग और झो वेया ने समान रूप से खाली हाथ उत्तर दिया। फिर समूह की नज़र सोंग डोंगमिंग और हुआंग पुफेंग पर पड़ी। जैसे ही वे दोनों लौटे, उन्होंने एक गहरा रहस्य रच दिया। वांग झान ने अंदाजा लगाया कि उन्हें जरूर कुछ मिला होगा। जैसी कि उम्मीद थी, हुआंग पुफेंग खुद को और रोक नहीं सका। उसने तुरंत अपना बैग उल्टा और उसमें से लाल फलों का एक बड़ा ढेर उड़ेल दिया। तुरंत ही एक मीठी सुगंध पूरी पिघली हुई गुफा में फैल गई। ओह, क्या ये म्यूटेटेड स्नैक फ्रूट है? चेन मेंगशू ने आंखें चमकाते हुए कहा।
उसने एक उठाया, एक निवाला खाया और उसकी आंखें खुशी से अर्धचंद्राकार हो गईं। ये देखकर वांग झान ने अवचेतन रूप से एक फल उठाया और एक पल के लिए उसकी जांच की। हर फल लगभग मुट्ठी भर के आकार का था। छूने पर वह बिल्कुल ठोस लग रहा था और उसकी फल जैसी सुगंध भी बहुत तेज थी। हाँ, म्यूटेटेड स्नैक फ्रूट सॉन्ग डोंगमिंग हंसा। ये चीज हमारे देश में दुर्लभ है। इसका स्वाद न सिर्फ लाजवाब होता है, बल्कि यह किसी मार्शल आर्टिस्ट की आंतरिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है और उसकी सहनशक्ति को भी बहाल कर सकता है। हम दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी होगी। हमें म्यूटेटेड स्नैक फ्रूट्स की एक पूरी बेल मिल गई, हुआंग पुफेंग ने गर्व से कहा। एक पूरी बेल? वांग झान ने आश्चर्य से पूछा। क्या ये बहुत सारी हैं? हाँ, बहुत सारे। हम सातों के लिए 1-2 महीने के लिए काफी हैं, सॉन्ग डोंगमिंग ने सिर हिलाया। और म्यूटेटेड स्नैक फ्रूट को जल्दी खराब होने की चिंता किए बिना लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए हुआंग फू और मुझे ये फल मिलने के बाद हमने ढेर सारे चुन लिए और पहले ही कई बार वापस आ गए। ऐसा कहकर सॉन्ग डोंगमिंग ने पिघली हुई गुफा की अंधेरी गहराई की ओर इशारा किया। तभी वांग झान को एहसास हुआ कि अंधेरे में दर्जनों उत्परिवर्तित सांप फल पहले से ही ढेर में रखे हुए थे, जो उनके समूह के लिए 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा हुआंग फू और मुझे कई बड़े कान वाले खरगोशों की मांदें भी मिली, सॉन्ग डोंगमिंग ने आगे कहा, लेकिन हमने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। हमने इस पर चर्चा करने से पहले आप सभी के लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक, बड़े कान वाले खरगोश, हमारे चू राज्य के जंगल से आए हुए। हाँ, बड़े कान वाले खरगोश ओशनिया से आए एक आक्रामक प्रजाति का उत्परिवर्तित उत्पाद हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जानवर यहाँ हैं, सॉन्ग डोंगमिंग ने समझाया। वांग झान ने संतोष के साथ कहा, अब हमारे पास मांस और फल हैं, कम से कम हमारी खाद्य आपूर्ति सुरक्षित है। लेकिन केलान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जैसे ही वांग झान ने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे गुफा के प्रवेश द्वार से सुन केलान की आवाज आई। खांसी, खांसी, माफ करना, मेरा एक्सीडेंट हो गया। सभी ने देखा कि सुन केलन कमजोर लग रही थी और जल्दी से उसे गुफा में बैठा दिया। कोई बात नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ। कोई गंभीर चोट नहीं है, सुन केलन ने सिर हिलाया। बस मेरी आंतों में थोड़ी सी चोट है। मुझे आज रात भूखा रहना पड़ेगा, कल तक लगभग ठीक हो जाना चाहिए। सुन केलन एक लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट थी। जो आम लोगों के लिए गंभीर चोट होती, उसके लिए कुछ भी नहीं थी। मार्शल आर्टिस्टों की पुनर्प्राप्ति क्षमताएं भी आश्चर्यजनक थीं। आखिर हुआ क्या? क्या किसी जानवर ने तुम पर हमला किया था? वांग झान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उन्होंने एक दिन पहले ही सुन केलन की सूक्ष्म बुद्धि को देखा था। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जो टोही और गुप्तचरता में निपुण है, उसे दुर्घटना का शिकार नहीं होना चाहिए था। नहीं, रास्ते में मुझे कई सैनिक स्तर के जानवर मिले, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे एक दूसरी मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोगों ने घायल कर दिया था, सन केलन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोगों से टकरा गया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी? क्या हम 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों के लोगों से इतनी जल्दी मिल गए? सब लोग दंग रह गए। प्रतियोगिता का मिशन क्षेत्र बहुत बड़ा था, उन्हें इतनी जल्दी एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए था, खासकर 4 प्रमुख मार्शल आर्ट्स अकादमियों की टीमों को तो बिल्कुल नहीं। 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों के लोगों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के विचार से सभी लोग कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। वे कितने मजबूत हैं? वांग झान को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी। सन केलन ने एक क्षण के लिए याद किया, फिर कहा, मैंने उन्हें खोजने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। स्तर 9 पर 4 और स्तर 8 पर 3 थे। उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी, उन सभी ने कम से कम 15% या उससे अधिक की सीमा को तोड़ दिया था। किसी को भी उस पर अविश्वास करने से रोकने के लिए सुन केलन ने सहज रूप से चेन मेंगशू की ओर देखा और कहा, मेंगशू ने सीमा को लगभग 15% तक तोड़ दिया है और उनकी आभाएं उससे अधिक मजबूत हैं। एक क्षण के लिए तो किसी को भी जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। झो वेया ने कड़वाहट से कहा, तो यह है 4 मेजर मार्शल आर्ट्स अकादमियों की ताकत। हमने अपने सीनियर्स को 4 मेजर्स की ताकत के बारे में बात करते सुना है, लेकिन हमने उस समय इसे दिल पर नहीं लिया था। सन केलन ने सिर हिलाया। इस प्रतियोगिता के लिए हम सभी ने अपने दायरे को दबाना बंद कर दिया और तय समय से पहले ही आगे निकल गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि अंतर इतना बड़ा होगा। ये सुनकर वांग झान थोड़ा हैरान रह गया। आप सभी निर्धारित समय से पहले ही लेवल 7 और लेवल 8 तक पहुंच गए।
हाँ, बस इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। हमारे प्रशिक्षकों ने हमें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमने फिर भी ऐसा करने का फैसला किया, जो वेकिंग ने बेबसी से कहा। हमें उम्मीद नहीं थी कि हकीकत हमें इतनी बुरी तरह से प्रभावित करेगी। प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर अपनी नींव मजबूत करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट स्टेज के दौरान अपने क्षेत्र को दबाने का विकल्प चुनते हैं। इन साथियों की समय से पहले की सफलताएं निश्चित रूप से उनके भविष्य के विकास को प्रभावित करेगी। वांग झान पहले भी कुछ उत्सुक रहा था। स्कूल वर्ष के पहले भाग में रैंकिंग मैचों के दौरान ज्यादातर तीसरे वर्ष के छात्र आमतौर पर लेवल 4 या लेवल 5 पर होते थे। सबसे उन्नत छात्र केवल लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट स्तर पर ही थे। तो फिर वर्ष के दूसरे भाग में लेवल 8 भी कैसे आने लगे? ऐसा लग रहा था कि इस कॉलेज प्रतियोगिता के लिए उनके साथियों ने वांग झान की कल्पना से कहीं अधिक त्याग किया था। ठीक है, अपने आप पर तरस खाना बंद करो। अगर वो रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी है तो क्या हुआ? वांग झान ने भौहें चढ़ाईं। सोचो तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर दुश्मन को देखने से पहले ही तुम्हारा मनोबल गिर जाए तो फिर मुकाबला करने का क्या मतलब? बेहतर होगा कि तुम बस एक फ्लेयर फायर करो और घर जाने का इंतजार करो। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी वास्तव में इतनी अच्छी नहीं है, चेन मेंगशू ने एक उत्परिवर्तित सांप फल को कुतरते हुए वांग झान की भावना को दोहराते हुए कहा। वांग झान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि इस लड़की के पास पहले से ही 4 या 5 फलों के गुठलियों का ढेर लगा हुआ था। तुम इतने सारे खा चुके हो? वांग झान को यकीन करना मुश्किल लगा। उसने अनजाने में चेन मेंगशू के अभी भी सपाट पेट पर नजर डाली। हर फल मुट्ठी भर का है। उसने 4-5 खा लिए और कोई असर नहीं हुआ। वे बहुत स्वादिष्ट हैं, चेन मेंगशू ने धीरे से कहा। वांग झान ने अपना सिर हिलाया और अब उसकी परवाह न करते हुए सुन केलिन की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कल तक पूरी तरह ठीक हो जाओगी? मुझे यकीन है। दरअसल जब मैं वापस आ रहा था तब तक चोट इतनी गंभीर नहीं थी। कल मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी स्थिति में वापस आ जाऊंगा, सन केलिन ने गंभीरता से उत्तर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए, अब जिद्दी होने का समय नहीं है। जैसे ही वांग झान ने बात की, उसने सुन केलिन की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और स्वीकार किया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि कल तक तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। वास्तव में वांग झान यह अच्छी तरह से जानते थे कि मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी आंतरिक अंगों की चोटें रातों रात ठीक नहीं हो सकती, जिससे उनके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव न पड़े। क्या तुम कल कोई बखेड़ा खड़ा करने की योजना बना रहे हो? सॉन्ग डोंगमिंग, जो वांग झान को अच्छी तरह समझता था, तुरंत उसके मन की बात समझ गया। वांग झान ने व्यंग्य किया। बिल्कुल, अगर यह रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी है तो क्या हुआ? उन्होंने हमारे किसी आदमी को चोट पहुंचाई, यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। कल सुन केलिन और मैं एक समूह के रूप में काम करेंगे। तुम 5 लोग फल तोड़ने और खरगोशों का शिकार करने जाओ। हमारे लिए 1 महीने का राशन ले आओ। क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है? सिर्फ तुम दोनों ही जा रहे हो? सॉन्ग डोंगमिंग ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। मेरे पास एक योजना है। चिंता मत करो, वांग झान ने उसे आश्वस्त किया। अगले दिन सोंग डोंगमिंग और हुआंग फू ने अन्य तीनों को भोजन इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया, जबकि वांग झान ने सुन केलिन का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां पिछले दिन उनका सामना रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम से हुआ था। के विशेषज्ञ ने खोजा व्यापारियों को जड़ से बाहर निकालने का तरीका। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन, तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। मुझे उनके सटीक स्थान के बारे में ठीक से पता नहीं है, सन केलिन ने कहा, लेकिन मैंने इस क्षेत्र में सैनिक स्तर के जानवरों के वितरण का नक्शा पहले ही बना लिया है। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोग जिस तरह से काम करते हैं, उसे देखते हुए वे संभवतः बिना किसी हिचकिचाहट के खुलेआम शिकार करेंगे। वांग झान ने सिर हिलाया और एक सहज मुस्कान के साथ आज्ञाकारी ढंग से सुन केलिन का अनुसरण किया। दरअसल कल ये सुनने के बाद कि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोग पास में ही हैं, वांग झान ने पहले ही एक साहसिक योजना बना ली थी। 2 दिन पहले जब उसने एकल सींग वाले राजा परी को मारा था, तो जैसी की उम्मीद थी, उसने चरम गुण प्राप्त कर लिए थे। वर्तमान में वांग झान के चरम गुण मार्शल आर्टिस्ट चरण के अधिकतम मान 1600 से ज्यादा दूर नहीं थे। यदि परिस्थितियां अनुमति देती, तो वांग झान शरीर को परिष्कृत करके अपने चरम गुणों को पूरी तरह से विकसित कर सकता था और फिर लगभग आधे महीने में सैनिक स्तर तक पहुंच सकता था। हालांकि वर्तमान परिवेश स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं देता। तो सुन केलिन द्वारा रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा सैनिक स्तर के जानवरों से निपटने का वर्णन सुनने के बाद वांग झान ने एक निर्णय लिया।
रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी इतनी शक्तिशाली है, कुछ सैनिक स्तर के जानवरों को मारने में उसकी मदद करना उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा उन्होंने हमारे एक साथी को घायल भी कर दिया। अगर उन्हें थोड़ा मुआवजा दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? कैप्टन, दरअसल रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी वालों ने मेरे साथ कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं किया। शायद हमें इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए, सन केलिन ने चिंतित होकर कहा। वह मानती थी कि वांग जान किसी से कम नहीं है, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में परेशानी हो रही है। क्या ये थोड़ी ज्यादा लापरवाही नहीं है? सुन केलिन चिंतित था। इसकी चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वांग झान ने हाथ हिलाकर टाल दिया। एक बार हम उन्हें ढूंढ लें तो तुम खुद को अच्छी तरह छिपा लेना। मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। ये सुनकर सुन केलिन ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। लगभग 1 घंटे बाद 3 सैनिक स्तर के जानवरों के क्षेत्रों से क्रमिक रूप से गुजरने के बाद उन दोनों को अंततः रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम मिल गई। यह एक खुला क्षेत्र था जहां रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की 7 सदस्यीय टीम एक निचले सैनिक स्तर के जानवर को घेर रही थी। ये देखकर वांग झान को उत्सुकता का एहसास हुआ। केलैन, कहीं छिप जाओ और मेरा इंतजार करो। सुन केलिन को पता था कि वह ज्यादा मददगार नहीं होगी, इसलिए वह सक्रियता से पीछे हट गई और नजरों से ओझल हो गई। उसकी सुरक्षा की चिंता न करते हुए वांग झान ने अपनी उपस्थिति छिपाना बंद कर दिया और साहपूर्वक रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम की ओर चल पड़ा। इस बीच रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर से लड़ाई समाप्ति के करीब थी। निचले स्तर के सैनिक के पास उनकी 7 सदस्यीय टीम का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही वे जानवर को मारने की तैयारी कर रहे थे, एली ने सबसे पहले वांग झान के आने पर ध्यान दिया। कोई आ रहा है, एली ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा। कौन है? रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी एक जानवर का शिकार कर रही है। अगर ये तुम्हारा काम नहीं है तो यहां से चले जाओ, विलियम जोर से चिल्लाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वांग झान धीरे धीरे समूह के पास पहुंचा। मैं यहां ऋण वसूलने आया हूं। झान के शब्दों ने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि वे शिकार के मैदान में थे, इसलिए अधिकांश सैनिक अभी भी निचले स्तर के सैनिक को घेरे हुए थे। केवल विलियम और एली ही वांग जान की ओर बढ़े। बच्चे, मुझे परवाह नहीं कि तुम किस मार्शल आर्ट्स अकादमी से हो, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो। विलियम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिनसे लगातार चटकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार हो। चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान के साथ वांग झान विलियम के सामने लगभग 3 से 4 मीटर की दूरी पर रुक गया। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मैं यहाँ एक बिल का निपटारा करने आया हूँ? आपने मेरे लोगों पर हमला किया, क्या आपको नहीं लगता कि इसके परिणाम होंगे? जब वह ये कह रहा था, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के अन्य लोग सैनिक स्तर के उस राक्षस को मारने की कगार पर थे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वांग झान अचानक पूरी गति से बाहर निकल आया। उसका शरीर एक प्रतिबिंब में बदल गया, क्योंकि वह विलियम और एली दोनों को पार कर गया। इतनी जल्दी? विलियम के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। एली को कुछ समझ तो आया, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो बस जल्दी से पीछे मुड़ी और चिल्लाए, रोको उसे। लेकिन वांग झान की पूरी गति के कारण रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी उनसे पीछे रह गए। पल भर में, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वांग झान रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा घेरे गए लगभग मृत सैनिक स्तर के जानवर के पास पहुंच गया। उसने सैनिक स्तर का खंजर, जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, थाम लिया और एक ही वार में जानवर के माथे के बीचों बीच वार कर दिया। पावर जोड़ 7, चपलता जोड़ 2, फिजिक जोड़ 6। जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। वांग झान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। फिर उसने लापरवाही से खंजर हिलाया और एक निचले सैनिक स्तर के जानवर का धड़ उसके हाथ में था। जब तक वांग झान ने अपनी बात समाप्त की, तब तक रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोगों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा नहीं था कि ये प्रतिभाशाली लोग बहुत कमजोर थे। एक क्षण में जो कुछ घटित हुआ, वह उनकी अपेक्षाओं से कहीं परे था। कोई अज्ञात व्यक्ति अचानक कहीं से प्रकट हो गया। उसने सैनिक स्तर के उस जानवर को मार डाला जिसे उन्होंने लगभग मार डाला था, और यहां तक कि जानवर का कोर भी छीन लिया। आखिर हो क्या रहा था? रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को ऐसा नुकसान कब हुआ था? बच्चे, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? वांग झान को जानवर का कोर लेकर भागने की तैयारी करते देख निकटतम स्तर 9 मार्शल कलाकार दहाड़ा और उस पर टूट पड़ा। वांग झान रुके नहीं।
जब लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट उनके करीब आया तो उन्होंने बिना सिर घुमाए ही एक जोरदार बैकहैंड थप्पड़ जड़ दिया। वांग झान पहले ही स्तर 9 के शिखर पर पहुंच चुका था, केवल उसके चरम विशेषता अंक अभी भी अधिकतम होने बाकी थे। लेकिन 50% चरम विशेषताएं किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से पराजित करने के लिए पर्याप्त थीं। यहां तक कि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी वांग झान के सामने निश्चित रूप से कुछ नहीं थे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अब वांग झान पर हमला करने वाला एक अनाम गुर्गा था। अचानक पड़ा तमाचा हवा के झोंके की सीटी की आवाज के साथ सीधे लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे पर लगा। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि उस जबरदस्त ताकत ने उसे बेहोश कर दिया। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके चेहरे का वह हिस्सा पहले से ही काफी सूज गया था। बेहोशी की हालत में उसका शरीर कभी कभी ऐंठ रहा था। अन्य लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके, अपने साथी को एक ही वार में पराजित और गंभीर रूप से घायल देखकर। इस अवसर का लाभ उठाकर वांग झान पहले ही काफी दूर भाग चुका था। यदि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोग उनका पीछा करना चाहते तो बहुत देर हो चुकी थी। विलियम और एली जल्दी से पास पहुंच गए। विलियम के चेहरे पर बिजली सी चमक थी, लेकिन एली अभी भी अपने ठंडे और भावशून्य व्यवहार पर अड़ी हुई थी। एली पहले तो अपने गिरे हुए साथी को देखने के लिए नीचे झुकी और फिर उसके हाव भाव में अंततः थोड़ा परिवर्तन आया। उसका जबड़ा टूट गया है। वह आदमी बेरहमी से वार करता है, एली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या वह उस महिला मार्शल आर्टिस्ट का साथी है जो कल भाग गई थी? वह किस मार्शल आर्ट्स अकादमी से है? विलियम ने गुस्से से कहा। एली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे नहीं पता। इस प्रतियोगिता से पहले हमारा किसी और मार्शल आर्ट्स अकादमियों से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए हमारे पास अभी भी अपने विरोधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वरिष्ठ विलियम, क्या हम उस आदमी को ऐसे ही जाने देंगे? रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के किसी व्यक्ति ने धार्मिक आक्रोश से भरकर पूछा। विलियम एक पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। छोड़ो भी, मुकाबला ज्यादा जरूरी है। इतना कमजोर होना और एक थप्पड़ से धराशायी हो जाना वेल की अपनी गलती है। वो इस लायक नहीं कि हम उससे बदला लेने में समय बर्बाद करें। वैसे उसके न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम में से कुछ लोग वेल को वापस ले जाओ, बाकी लोग शिकार जारी रखो, विलियम ने आदेश दिया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी से किसी ने भी इससे अधिक कुछ नहीं कहा। वेल के दूर चले जाने के बाद ही एली खड़ी हुई और बोली, अभी अभी वह आदमी अविश्वसनीय रूप से तेज था, और जब वह हमारे पास से गुजरा तो उसने अनजाने में जो आभा प्रकट की वह भी कमजोर नहीं थी, शायद हमारे बराबर ही। उसने तो हमें चौंका ही दिया। अगली बार अगर उसने मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो मैं उसे बता दूंगा कि असली पावर गैप क्या होता है। विलियम ने तिरस्कार से कहा, मैंने 4 प्रमुख मार्शल आर्ट्स अकादमियों के उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से निपटा है। यह आदमी तो बस उन घटिया मार्शल आर्ट्स अकादमियों में से किसी एक से निकला हुआ कोई संयोग है, जिसका जिक्र करने लायक भी नहीं है। विलियम की नज़र में 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों के अलावा कोई भी मार्शल आर्ट अकादमी केवल तीसरे दर्जे की थी। एली ने और कुछ नहीं कहा, बस उस दिशा में देखती रही जिस ओर वांग झान गायब हो गया था। उसकी निगाहों में एक गहरी विचारशील अभिव्यक्ति थी। ... इस बीच वांग झान ने सफलतापूर्वक सन केलान के साथ पुनर्मिलन कर लिया था। वांग झान को वापस आते देख सुन केलन ने उत्सुकता से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। कैप्टन, आप बहुत। वो एक क्षण के लिए हकलाने लगी, पूरा वाक्य भी नहीं बना सकी। शुरू में सन केलन ने सोचा था कि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद वह अपने जीवन काल में कभी बदला नहीं ले पाएगी। भले ही वांग झान शक्तिशाली थी, लेकिन वह उन सभी सातों से अकेले नहीं लड़ सकती थी। 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों के सदस्यों का सामना करना तो दूर की बात थी, सिर्फ इसलिए कि उसे थोड़ी सी शिकायत हुई थी। लेकिन उसने आज वांग झान की हर हरकत देखी थी। सुन केलन के लिए वह साफ तौर पर उसके पक्ष में खड़ा था। बेशक अगर सुन केलन को पता होता कि वांग झान ने ये काम मुख्य रूप से विशेषता अंकों के लिए किया है तो शायद वह अभी इतनी उत्साहित नहीं होती। ठीक है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। वांग झान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब जब ये लोग मिल गए हैं तो काम आसान हो जाएगा। केलन, तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए तुम्हें अभी वापस जाना चाहिए। मैं कुछ देर यहीं रहूंगा और उनके साथ अकेले ही खेलूंगा। सुन केलन अचंभित हो गया। कैप्टन, आप आगे भी यही करेंगे? बिल्कुल, औजारों के इतने बेहतरीन समूह का इस्तेमाल न करना बेकार होगा। वांग झान हंसा।
उसके हाथ के एक झटके से सैनिक स्तर का वह जानवर जैसा कोट जिसे उसने अभी अभी छीना था प्रकट हो गया। जब तक मैं उनसे सीधी लड़ाई में नहीं उलझता मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में मैं उनका पीछा करके कुछ आसान बढ़त क्यों न हासिल कर लूं। ऐसे मौके मिलना मुश्किल है। वांग झान ने सुन केलिन का कंधा थपथपाया। ठीक है, मेरी चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम पहले वापस जाओ। वांग झान द्वारा उसे कुछ और बार समझाने के बाद सन केलिन अंततः पिघली हुई गुफा की ओर अकेले ही चल पड़ा। एक बार जब सन केलिन चले गए तो वांग झान एक बार फिर चुपके से रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी टीम के पीछे चल पड़ा। वांग झान को वास्तव में इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उसने जानवर का कोर छीना है या नहीं, वह सैनिक स्तर के जानवरों पर अंतिम प्रहार करने के बारे में चिंतित था। एक बार जब वह सैनिक स्तर तक पहुंच गया तो उसे अब जितना सतर्क रहना पड़ा उतना नहीं रहेगा। दोपहर होने में अभी भी वक्त था। वांग झान द्वारा घात लगाए जाने के बाद रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्यों को ज्यादा गुस्सा नहीं आया। उन्हें बस यही लगा कि घात लगाने वाला शायद वापस लौटने की हिम्मत नहीं करेगा, और उन्होंने इसे एक छोटी सी झुंझलाहट समझकर टाल दिया। ये तो बस एक निचले स्तर का सैनिक स्तर का जानवर था जो चुराया गया था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम के लिए इस स्तर का जानवर कुछ भी नहीं था। और तो और दसियों किलोमीटर के दायरे में ऐसे कम से कम दर्जनों और जानवर थे। वे एक का भी नुकसान बर्दाश्त कर सकते थे। दोपहर तक थोड़े आराम के बाद रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम पुनः रवाना हो गई। वेल को उनके अस्थायी शिविर तक वापस पहुंचाने के लिए जिम्मेदार टीम के 2 सदस्य भी लौट आए। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम, जिसकी संख्या अब 6 थी, ने जानवरों का शिकार फिर से शुरू कर दिया। वांग झान रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम से काफी पीछे रह गए। रास्ते में उन्होंने उनके अहंकार और दबंग व्यवहार को देखा। अरे, ये लोग ओशनिया के जंगलों को अपने पिछवाड़े की तरह समझते हैं। किसी भी जानवर पर, चाहे वह किसी भी स्तर का हो, हमला कर देते हैं। कितने घमंडी हैं। वांग झान उनकी बेशर्मी पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उनका पीछा करते हुए वांग झान ने देखा कि वे बिना किसी दूसरे विचार के किसी भी जानवर पर हमला कर रहे थे, जैसे कि उनके लिए सावधान रहने की कोई बात ही नहीं थी। 1-2 बार तो बात समझ में आती थी, लेकिन जब वांग झान ने देखा कि वे हर बार ऐसा ही करते हैं तो उसके मन में शक पैदा होने लगा। आखिरकार वे 4 प्रमुख मार्शल आर्ट्स अकादमियों में से एक हैं। संघ में उनकी स्थिति हमारी चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी से कहीं बेहतर है। ये लोग बेवकूफ नहीं लगते। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई ऐसी जानकारी मिली हो जिसके बारे में दूसरों को पता न हो? वांग झान ने जितना अधिक विचार किया, ये बात उतनी ही अधिक विश्वसनीय प्रतीत हुई। यही तो होगा। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोगों को ये पक्का पता होगा कि इस इलाके में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसे वे संभाल न सकें। इसलिए तो वे इतना बेशर्म होने की हिम्मत करते हैं। ये बात समझकर वांग झान ने मन ही मन षड्यंत्रों को कोसा। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत बड़ा रहस्य बना रखा था, लेकिन अब पता चला है कि चारों प्रमुख मार्शल आर्ट्स अकादमियों के पास तो शुरू से ही खुफिया जानकारी थी, जबकि हमारी चू स्टेट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी को कुछ भी पता नहीं था और वह पूरी तरह से अंधेरे में थी। ये तरजीही व्यवहार बहुत स्पष्ट था। इस बीच रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम को पहले ही एक और सैनिक स्तर का जानवर मिल चुका था। वांग झान पास ही छिपकर धीरे धीरे करीब आ रहा था। जल्द ही वह युद्ध से केवल 10 मीटर की दूरी पर था। वह एक बड़े पेड़ की छतरी के नीचे छिप गया। उसकी आंखें पत्तों के बीच से चुपचाप रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की लड़ाई को देख रही थीं। एकमात्र महिला मार्शल आर्टिस्ट को छोड़कर बाकी सभी सैनिक स्तर के राक्षस से सीधे भिड़ रहे थे। विशेषकर लंबा वाला, वो स्पष्ट रूप से दूसरों से बेहतर था। विलियम, एली, वांग झान ने सोचा, ये वह जानकारी थी जो सन केलिन ने दी थी। वह केवल इतना जानती थी कि ये दोनों रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी टीम के नेता थे। जल्द ही घेरे में लिया गया सैनिक स्तर का जानवर अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया। वांग झान, जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, बाहर कूद पड़ा। यह मुझ पर छोड़ दो, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है _1। वांग झान लगभग भूल ही गया था कि उसने ये शब्द कब कहे थे। पिछली बार सैन्य अकादमी द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर जंगल की तलाशी के दौरान ऐसा हुआ था। तब वह जानवरों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाब रहा था, जिसके कारण मंच पर उसके वरिष्ठों ने उसे खूब कोसा था। अपने पुराने तौर तरीकों को पुनः अपनाते हुए वांग झान को अत्यधिक उत्साह का अनुभव हुआ।
उसकी गति अविश्वसनीय थी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, वो युद्ध क्षेत्र के केंद्र में पहुंच चुका था, इतना करीब कि अगर उसने अपना बायां हाथ उठाया होता तो विलियम से मुक्का टकरा सकता था। वांग झान की अचानक उपस्थिति ने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को चौंका दिया। यहां तक कि एली, जो अपनी गहरी समझ के लिए जानी जाती है, इस बार वांग झान की उपस्थिति को भांपने में पूरी तरह से विफल रही। तुमने फिर से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने वांग झान पर एक मुक्का जड़ दिया, इस बात की भी परवाह नहीं की कि सैनिक स्तर का वह दरिंदा अभी भी जिंदा है। विलियम को वांग झान की उपस्थिति ही सैनिक स्तर के जानवर से भी अधिक घृणित लगती थी। वांग झान ने विलियम की मुट्ठी को अपनी ओर आते देखा। उसने बस अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाकर उसे चकमा दिया। फिर विलियम की अनदेखी करते हुए उसने फिर से अपना खंजर निकाला और एक ही वार में सैनिक स्तर के जानवर को मार डाला। शक्ति जोड़ 2, चपलता जोड़ 4, फिजिक जोड़ 3। इस सैनिक स्तर के जानवर से प्राप्त विशेषताएं पिछले की तुलना में कम थीं, लेकिन एक भी अंक की वृद्धि वांग झान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। परिचित संकेत सुनकर वांग झान ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अंततः अपनी नजर विलियम की ओर घुमाई, जो एक बार फिर मुठ्ठियां लहराते हुए उस पर झपट रहा था। बुरा स्वभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की सलाह देने के बाद वांग झान मुड़ा और एक बार फिर भाग गया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के कुछ सदस्य स्पष्ट रूप से उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे 100 मीटर भी आगे बढ़ते, वांग झान का शरीर लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। गति में अंतर बहुत ज्यादा था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी वांग झान की गति को केवल दूर से ही देख सकते थे, वे उसके बराबर आने का सपना भी नहीं देख सकते थे। अपने सैनिक स्तर के जानवर को उसी व्यक्ति द्वारा पुनः चुरा लिए जाने के कारण रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम में माहौल अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो गया। सभी लोग सैनिक स्तर के जानवर की लाश के चारों ओर चुपचाप खड़े थे। आखिरकार किसी ने कहा, कम से कम इस बार उसने जानवर वाला कोर तो नहीं लिया। उसने हम पर एक तरह से एहसान किया है। विलियम ने वक्ता को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के कुलीन वर्ग के रूप में क्या हमारा स्तर इतना गिर गया है? यह किसी अज्ञात मार्शल आर्ट्स अकादमी का ये कचरा हमें अपमानित कर रहा है। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उनके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास अन्य विकल्प भी थे, फिर भी जब वह व्यक्ति भाग रहा था तो उन्होंने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। बेशक ये विचार अनकहे ही रह गए। टीम के सदस्य जानते थे कि विलियम गुस्से में है, इसलिए किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। एली ने उखड़ू बैठकर एक तेज हथियार से जानवर का सिर खोला और टुकड़ों का ढेर निकाल लिया। उन टुकड़ों के ढेर को देखकर, जो कभी जानवर का केंद्र हुआ करते थे, आमतौर पर शांत रहने वाला एली भी उबलने से खुद को नहीं रोक सका। इस आदमी ने जानवर के कोर को तब नष्ट कर दिया होगा जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास इसे पकड़ने का समय नहीं है। इन शब्दों पर विलियम ने अंततः अपना पैर जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा। उसके दाहिने पैर से जमीन पर दरारें पड़ गईं और मकड़ी का जाला बन गया। धिक्कार है, मुझे उसे फिर से देखने मत देना। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी टीम के सदस्यों के बीच माहौल और भी अधिक ठंडा हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। हालांकि रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उनका दुष्स्वप्न अभी शुरू ही हुआ था। दोपहर में जब रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी एक और सैनिक स्तर के जानवर को खत्म करने वाली थी, वांग झान महत्वपूर्ण क्षण पर प्रकट हुआ। इस बार एली को छोड़कर रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी 6 सदस्यों को एक मौन सहमति दिखाई दी। लगभग एक साथ उन्होंने जानवर को छोड़ दिया और वांग झान पर हमला कर दिया। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वांग झान ने कुशलतापूर्वक उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया और एक बार फिर सैनिक स्तर के जानवर को आसानी से मार गिराया। इतना ही नहीं, इस बार उसने सफलतापूर्वक जानवर का कोर भी छीन लिया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वांग झान ने उत्तेजक मुस्कान के साथ वापस बुलाया और भाग निकला। विलियम अवाक रह गया। अपनी नाक के नीचे एक और सैनिक स्तर के जानवर को मरते देख उसका चेहरा इतना उदास हो गया कि मानो उसमें से पानी टपकने ही वाला था। आज और शिकार नहीं। मैं आसपास मौजूद किसी भी सक्रिय मार्शल आर्ट अकादमी और उनके ठिकानों की पूरी तलाशी चाहता हूं। मुझे 3 दिन के अंदर सारी जानकारी चाहिए। विलियम गुस्से से दहाड़ा। मैं उस कमीने को ढूंढने जा रहा हूं और मैं खुद उसे खत्म करवा दूंगा। विलियम को इतनी हताशा में उबलता देख रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के अन्य सदस्यों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने करेला निगल लिया हो। अपने टीम लीडर के इस तरह क्रोधित होने के कारण उनके लिए दिन आसान नहीं होने वाले थे।
तारांकन तारांकन तारांकन। शाम को वांग झान पिघली हुई गुफा में सुरक्षित लौट आया। सोंग डोंगमिन के निर्देशन में बाकी लोग कुशलता से काम कर रहे थे। गुफा की गहराई में अब उत्परिवर्तित सांप के फलों का ढेर लगा हुआ था और उनके पास 7-8 चमड़ी उतारे हुए बड़े कान वाले खरगोश लटके हुए थे। गुफा प्राकृतिक रूप से ठंडी थी, बिल्कुल किसी रेफ्रिजरेटर जैसी। उसकी गहराई में रखा मांस और फल निस्संदेह कम से कम 1 महीने तक या उससे भी ज्यादा टिक सकते थे। वापस लौटने पर पहली चीज जो वांग झान ने देखी वह थी 7 या 8 अच्छी तरह से तैयार बड़े कान वाले खरगोश। मुझे कहना होगा, क्या सचमुच यहाँ इतने सारे बड़े कान वाले खरगोश हैं? आपने एक ही दिन में इतने सारे पकड़ लिए? वांग झान ने कुछ आश्चर्य से कहा। हुआन पुफेंग ने गर्व से कहा, आज जब मुझे एक बड़े कान वाला खरगोश मिला तो मैंने हमला करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मैं उसके घोंसले तक उसका पीछा करता रहा। हमने पूरे खरगोश के बिल का सफाया कर दिया। खैर, अब बात करते हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की। वांग झान हंसा। वे बड़े कान वाले खरगोश सचमुच बदकिस्मत थे कि उन्हें हुआन पुफेंग का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था। कैप्टन, क्या आपने आज सचमुच रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी से एक जानवर छीन लिया? सोंग डोंगमिंग ने उत्सुकता से पूछा। सुन केलिन के लौटने के बाद उसने तुरंत वांग झान के उस दिन के प्रभावशाली कारनामों का बखान किया। टीम के सदस्य काफी देर तक उत्सुकता से भरे रहे। वांग झान ने सोंग डोंगमिंग की ओर देखा, उसे थोड़ा अजीब लगा। दूसरों के लिए उसे कैप्टन कहना एक बात थी, लेकिन इस आदमी और हुआन पुफेंग के मुंह से ये सुनना हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। हालांकि वांग झान समझ गया कि सोंग डोंगमिंग अपना अधिकार स्थापित करने में मदद के लिए ऐसा कर रहा था। हाँ, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी इतनी बड़ी नहीं है। उन्होंने हमारे एक साथी को घायल कर दिया और फिर भी घमंड से काम लेने और धमकियां देने की हिम्मत की। उनसे नहीं तो और किससे निपटे? वांग झान ने उस दिन छीने गए 2 बीस्ट कोर निकाले और सोंग डोंगमिंग की ओर फेंक दिए। आज की फसल औसत रही सिर्फ 2 कोर। हालांकि अब मुझे रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्यों का सामान्य ठिकाना लगभग पता चल गया है। मैं कल सुबह जल्दी उन्हें ढूंढने जाऊंगा। अभी तो ये काम खत्म नहीं हुआ है, वांग झान ने गुस्से से कहा। वास्तविक कारण ये था कि उसे अभी भी अधिक चरम विशेषता बिंदुओं की आवश्यकता थी, लेकिन वह इसे खुलकर नहीं कह सकता था। कैप्टन, हमारा क्या होगा? हुआन पुफेंग ने पूछा, उसके हाथ कार्रवाई के लिए बेचैन थे। वह भी वांग झान के साथ जाना चाहता था। वांग झान ने सिर हिलाया। अभी तुम लोगों को पिघली हुई गुफा में अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्यों का सीधा सामना करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उनसे निपटने दो, फिर हम साथ में शिकार पर जाएंगे। चूंकि सभी लोग पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए वांग झान ने शब्दों को छोटा करने या उनकी भावनाओं पर विचार करने की जहमत नहीं उठाई। वह पहले से ही दयालु थे क्योंकि उन्होंने उन्हें मुर्दाघर न कहा था। वांग झान की बातें सुनकर बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। वे बहस करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई वजह नहीं मिल रही थी। एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। तारांकन तारांकन तारांकन। रात जल्दी बीत गई। भोर में वांग झान पिघली हुई गुफा से निकलकर रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी टीम के अंतिम यात्रा की ओर चल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने एक बार फिर रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम का सफलतापूर्वक पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि पिछले दिन के विपरीत आज रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम में केवल 5 लोग थे। एक घायल सदस्य था और एक अन्य लापता था। क्या उन्होंने घायलों की देखभाल के लिए किसी को पीछे छोड़ दिया था? वांग झान ने सोचा। हालांकि चाहे वह 5, 6 या 7 लोगों की पूरी टीम हो, इससे वांग झान का उन्हें अपने व्यक्तिगत विशेषता बिंदु आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उपयोग करने का इरादा नहीं बदला। मुझे उम्मीद है कि आज तुम लोग ज्यादा काम करोगे। मुझे आगे बढ़ने के लिए बस 3, 4 और सैनिक स्तर के जानवरों की जरूरत है, वांग झान ने सोचा। तारांकन तारांकन तारांकन। इस दौरान ओशनिया के मानव रक्षा किले एओ सिटी के भीतर एक आलीशान कार्यालय में 3 व्यक्ति एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे थे। विशाल स्क्रीन को दर्जनों फीड में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक फीड में भाग लेने वाली मार्शल आर्ट अकादमी की स्थिति प्रदर्शित की गई थी। ये संघीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की रेफरी समिति का कमांड सेंटर था और प्रतियोगिता के फुटेज को प्रतियोगियों के व्यक्तिगत टर्मिनलों से वास्तविक समय में प्रेषित किया जाता था। स्क्रीन के सामने बैठे 3 व्यक्ति इस संघीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के मुख्य रेफरी थे। यद्यपि सभी मुख्य रेफरी थे, तथापि उनमें से प्रत्येक निस्संदेह फेडरेशन में एक दिग्गज थे।
तीनों पुरुष, एक मोटा, दो दुबले, लगभग 40 या 50 वर्ष की आयु के थे। बीच में बैठा मोटा आदमी हमेशा एक सौम्य मुस्कान रखता था। राजा शियोंग, एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ जिसने एक दशक पहले मार्शल किंग दायरे में प्रवेश किया था। अफवाह थी कि वह पहले ही मार्शल किंग दायरे से आगे निकल चुका था। हालांकि कई साल पहले फेडरेशन में अपने पद पर लौटने के बाद से उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए ये अफवाहें अपुष्ट रहीं। और राजा शियोंग के साथ खड़े दो लोगों को भी कम नहीं आंका जा सकता। दोनों में से अधिक मजबूत यांजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी का किंग ऑफ थंडर था। वह थोड़ा पतला, कठोर और ठंडे चेहरे वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा जिंग था, जो मूल रूप से चू स्टेट मिलिट्री अकादमी से था और अब फेडरेशन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। 3 रेफरी, सभी मार्शल किंग। इससे ही पता चलता है कि फेडरेशन कॉलेज प्रतियोगिता को कितना महत्व देता है। इस समय तीनों मार्शल किंग्स की नजरें रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को कवर करने वाले फील्ड पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को एक मध्यम स्तर के सैनिक स्तर के जानवर को हराने के लिए खुद को थकाते हुए देखा, और तभी आखिरी क्षण में कोई उसे मारने, चुराने और जानवर के मूल को छीनने के लिए झपट्टा मारता है, तो तीनों के होठों पर मुस्कान आ गई। ये युवक वांग झान है, जिसने पिछले साल 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों को अस्वीकार कर दिया था, है ना? दिलचस्प है, राजा जियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, वांग झान अभी तो सिर्फ प्रथम वर्ष का छात्र है, फिर भी वह रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के उन तृतीय वर्ष के प्रतिभाशाली छात्रों को पछाड़ रहा है। उससे दिलचस्प कहना कम होगा, किंग ऑफ थंडर ने आत्मविश्वास से कहा। यह तो सिर्फ टीम प्रतियोगिता है। मैं अभी कह रहा हूं, वांग झान इस साल की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में जरूर जगह बनाएगा। ओह, तुम उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो। राजा जिंग ने अपनी भौहें उठाई, उनके स्वर में मनोरंजन का भाव था। अन्य दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि उन्होंने स्वयं वांग झान को शरीर को निखारने की वह तकनीक उपहार में दी थी जिसका वे अभ्यास करते थे। राजा शियोंग और थंडर के राजा की तुलना में राजा जिंग वांग झान को अपना नाम बनाते देखने के लिए कहीं अधिक उत्सुक थे। छोटे दोस्त, हमें और भी आश्चर्य दिखाओ। मार्शल आर्टिस्ट एपेक्स _1। उसी समय 3 रेफरी के उत्साह के विपरीत रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम, जिसका मध्यवर्ती सैनिक स्तर का जानवर छीन लिया गया था, की लाल रक्तम आंखें थीं जो वांग झान को घूर रही थीं। एक मध्यवर्ती सैनिक स्तर का जानवर एक मानव स्तर 7 योद्धा या उससे ऊपर के स्तर से लेकर एक स्तर 4 मार्शल मास्टर के बराबर था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम, जिसके सभी सदस्य 8वीं या 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे, प्रतिभाशाली होने के बावजूद ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देनी पड़ी। इसके अलावा उसे आखिरकार और मुश्किल से हराने के लिए 6-1 की लड़ाई लड़नी पड़ी। और जब वे जीत का आनंद लेने ही वाले थे तो वांग झान फिर से प्रकट हो गया। वास्तव में प्रभावशाली, बिल्कुल लुभावना, वांग झान रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्यों के सामने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उपस्थित हुए। इस बार उसे घात लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इन सभी लोगों की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी और वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। ये फिर से तुम हो, विलियम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी नज़र से ही वांग झान को गिराने की कोशिश कर रहा हो। पहले निचले स्तर के सैनिक स्तर के जानवर से लूटना सहनीय था, क्योंकि निचले स्तर के जानवरों को संभालना अपेक्षाकृत आसान होता था। लेकिन अब उन्हें इस मध्यम स्तर के जानवर का सामना करना पड़ा। जानवर का मूल्य ही 500 अंकों का था। इससे निपटने की कठिनाई निचले स्तर के सैनिक स्तर के जानवर से कहीं ज्यादा थी। यदि वांग झान ने इस जानवर को ले लिया होता तो रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी को भारी कीमत चुकानी पड़ती और उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते और पुरस्कार किसी और को मिलता। इतने उच्च आदर्शों वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति विलियम इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? वांग झान को पास आते देख विलियम ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। अपनी थकान और कमजोरी से जूझते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, दोस्त, मैं पिछली घटना को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अगर तुमने आज इस मध्यम स्तर के सैनिक स्तर के जानवर को निशाना बनाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम हमारी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के हमेशा के लिए दुश्मन बन जाओगे। उनके शब्द निस्संदेह भारी थे। वांग झान ने रुककर विलियम को दिलचस्पी से देखा, फिर उसकी नज़र रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी टीम के अन्य 5 सदस्यों पर पड़ी। वे सब बेहद दयनीय लग रहे थे। वहां गंभीर रूप से घायल और मौत के कगार पर पड़े मध्यम स्तर के सैनिक स्तर के जानवर की तुलना में उनकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी।
विलियम के अलावा एली नामक एक अन्य महिला भी कमजोर दिख रही थी, फिर भी वांग झान की ओर उसकी निगाहें उल्लेखनीय रूप से शांत थीं। अच्छा, अब चले जाओ, और जो बीत गया सो बीत गया, विलियम ने आग्रह किया जब वांग झान चुप रहा। वांग झान ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं वो फायदे क्यों न लूं जो आसानी से पहुंच में है। वांग झान ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आवाज में एक चंचल लहजा था और वह हंसा। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के नाम से मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। मैं थोड़ा डरपोक हूं, समझ रहे हो। जैसे ही उसके शब्द निकले, वांग झान सीधे मरते हुए जानवर के पास गया और अपना खंजर उसके सिर में घोंप दिया। शक्ति जोड़ 2, चपलता जोड़ 4, फिजिक जोड़ 3। अपने कानों में परिचित संकेत सुनकर वांग झान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। इस बार मध्यवर्ती सैनिक स्तर के जानवर को मारने से प्राप्त विशेषता पुरस्कार स्पष्ट रूप से छोटे थे, यहां तक कि पिछले निम्न सैनिक स्तर के जानवर से भी कम। लेकिन वांग झान को अच्छी तरह से पता था कि इस हत्या के साथ मार्शल आर्टिस्ट स्टेज में उनकी यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई थी। होस्ट वांग झान। शक्ति 1600, चपलता 1600, शारीरिक बनावट 1600, आकर्षण 30, बुद्धि 25, मानसिक ऊर्जा 50। मेरे 3 मुख्य गुण आखिरकार पूरी तरह से विकसित हो गए हैं और मेरी मानसिक ऊर्जा 50 मीटर की सीमा तक पहुंच गई है। बुरा नहीं, बुद्धि भी कुछ अंक बढ़ गई है। वांग झान ने जल्दी से अपने नए गुणों को स्कैन किया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्यों की जानलेवा निगाहों के बीच अपने विकास की जांच करने के बाद उसने मध्यवर्ती सैनिक स्तर के जानवर कोर को पुनः प्राप्त किया और उसे अपनी जेब में रख लिया। इन सब से निपटने के बाद वांग झान ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें वापस विलियम और एली की ओर घुमाई। उफ उफ, पिछले 2 दिनों से आप लोगों को फॉलो करते हुए मैंने बिना किसी मेहनत के 700 पॉइंट बटोर लिए हैं। मैं लगभग शर्मिंदा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस प्रतियोगिता के खत्म होते ही हम तुम्हारी पहचान पता कर लेंगे, है ना? विलियम ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चे, तुम्हारी हैसियत बहुत कम है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आती और मैं तुम्हें उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठा सकता। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का पूरा अपमान किया है। इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद तुम्हें इसका कड़वा फल मिलेगा। वांग झान ने उदासीनता से कंधे उचकाए, फिर अपनी नजर एली की ओर घुमाई। वह रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम के सभी 7 सदस्यों से पहले ही मिल चुका था। उनमें से केवल एली और विलियम ने ही उसका ध्यान कुछ हद तक खींचा था। बाकी लोगों को कहीं और प्रतिभाशाली माना जा सकता था, लेकिन वांग झान की नज़र में वे बस औसत थे। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? वांग झान ने हल्की हंसी के साथ पूछा। एली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग झान अचानक उससे सवाल करेगा। वह एक पल के लिए चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया और कुछ कदम पीछे हट गई। ये देखकर विलियम के चेहरे पर असंतोष की झलक दिखाई दी, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि वांग झान ने दिल खोलकर हंसते हुए अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। आप केवल भाग लेने वाले छात्र हैं, आप रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और यदि आप करते भी हैं तो मुझे परवाह है कि आप कौन हैं। आपने मेरे लोगों पर हमला किया और आपको लगता है कि आप आसानी से बच निकलेंगे। तुम्हारे अंदर द्वेष है ना? क्या संयोग है, मैं द्वेष रखने में माहिर हूं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम बस इंतजार करो। ये शब्द कहकर वांग झान बहुत दूर निकल गया था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के केवल 6 लोग ही वहां बचे थे, जो निराशा से एक दूसरे को देख रहे थे। एली, तुम अभी पीछे क्यों हट गई? क्या तुम डर गई थी? विलियम ने एली को ठंडी नजरों से देखा। नहीं, मुझे लगा कि उसे कुछ भी समझाना जरूरी नहीं है। एली ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए स्पष्ट किया, वह आदमी बहुत ताकतवर है, अपने चरम पर हम दोनों से कमजोर नहीं। जब हम सब इतने थक चुके थे तो मुझे उसे उकसाने की जरूरत नहीं लगी। लेकिन उसने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की अवहेलना करने का साहस किया। विलियम ने गहरी भौहें चढ़ाईं। तो क्या हुआ? एली अचानक हंस पड़ी। वो खोखली डींगे हाँकने वाला नहीं लगता। मुझे लगता है हम जल्द ही उससे फिर मिलेंगे। अगर उसने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं खुद उसे निष्क्रिय कर दूंगा। मैं ऐसा करूंगा चाहे बाद में मुझे सजा ही क्यों न भुगतनी पड़े। विलियम ने गहरी आवाज में कहा। अगली बार मैं उसे पछतावे का स्वाद चखाऊंगा। हम आशा करते हैं ऐसा ही हो। ... दोपहर के बाद ही वांग झान पिघली हुई गुफा में वापस लौटा। वांग झान को वापस आते देख अन्य 6 टीम के साथी कुछ हैरान दिखे। आज तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए?
सोंग डोंगमिंग ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, मैं रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के उन लोगों को नाराज करने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि आज कुछ खास हासिल नहीं होगा, इसलिए मैं वापस आ गया, वांग झान ने कंधे उचकाते हुए समझाया। एक मध्यम स्तर के सैनिक स्तर के जानवर को हराने से रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्य पूरी तरह थक गए थे। हालांकि वे घमंडी थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। संभवतः वे दिन के बाकी समय में शिकार करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसे देखते हुए वांग झान ने जल्दी लौटने और योद्धा चरण में सफलता पाने का प्रयास शुरू करने का निर्णय लिया। कुछ सर्प फल और भुने हुए खरगोश का मांस खाने के बाद वांग झान अपने बाकी 6 साथियों की ओर मुड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सुन केलिन से पूछा, केलिन, क्या इस इलाके में सैनिक स्तर के जानवरों में कोई कमजोर जानवर भी है? हाँ, सन केलिन ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या आप हमें शिकार पर ले जाएंगे, कैप्टन? ये सुनकर पिघली हुई गुफा में मौजूद सभी लोग तुरंत वहां एकत्रित हो गए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तुम अकेले ही जाओगे, वांग झान ने सिर हिलाया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के 8वें और 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के एक समूह को एक मध्यम स्तर के सैनिक स्तर के जानवर को मार गिराते देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम 6 लोगों को एक साथ काम करते हुए एक कम सैनिक स्तर के जानवर को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप नहीं जा रहे हैं, कैप्टन? झो वेया ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता का भाव था। अगर मैं वहां हूं तो तुम बस सुरक्षित महसूस करोगे और इससे इस प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, वांग झान ने सिर हिलाया। और हाँ, यह एक टीम प्रतियोगिता है। तुम हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर तो नहीं रह सकते, है ना? इन शब्दों को सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। सच्चाई ये थी कि वांग झान का पिछला प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि वे अवचेतन रूप से अपने समर्थन के स्तंभ के रूप में उन पर निर्भर हो गए थे। ठीक है, के लान आज दोपहर टीम का नेतृत्व करेंगे और आप युद्ध के दौरान सोंग डोंगमिंग के आदेशों का पालन करेंगे। आज अंधेरा होने से पहले आपको एक सैनिक स्तर का बीस्ट कोर वापस लाना होगा। वांग झान ने सोंग डोंगमिंग का कंधा थपथपाया, तैयार हो जाओ और निकल पड़ो। इतने स्पष्ट निर्देश के बाद स्वाभाविक रूप से कोई और आपत्ति नहीं हुई। जल्द ही सोंग डोंगमिंग और अन्य लोग पिघली हुई गुफा से निकल पड़े और अपने शिकार के लक्ष्य को खोजने के लिए सुन केलिन का पीछा करने लगे। इस बीच वांग झान ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी साधना शुरू कर दी तथा सफलता पाने का प्रयास करने लगा। ओशनिया पहुंचने से पहले के दिनों में वांग झान ने योद्धा चरण में प्रवेश के बारे में डुआनकुन से परामर्श किया था। डुआनकुन के अनुसार योद्धा अवस्था तक पहुंचने पर मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति के बराबर महत्व के स्तर तक पहुंच जाती है। यह मार्शल आर्टिस्ट अवस्था से अलग है, जहां मुख्य रूप से शरीर पर जोर दिया जाता है। अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए मैं 5 वज्र देवता शोधन विधि से शुरुआत करूंगा। वांग झान की चेतना धीरे धीरे मौन में डूब गई। अनजाने में ही उसके चारों ओर बिजली के आग टिमटिमाने लगे। उसे केंद्र में रखकर लगभग 100 मीटर के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा एक भंवर की तरह उसकी ओर उमड़ने लगी और उसके शरीर में समा गई। वांग झान की आभा अवचेतन रूप से मंथन करने लगी। ... इसी समय एओ सिटी के 3 रेफरी ने भी वांग झान की स्थिति पर ध्यान दिया। क्या वो योद्धा बनने की कोशिश कर रहा है? राजा शियोंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बच्चा सिर्फ 18 साल का है ना? कुल मिलाकर अभी तो बस आधा साल से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। वाकई हैरानी की बात है। थंडर के राजा और राजा जिंग ने पहले ही राजा शियोंग को वांग झान के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। इस वजह से राजा जियोंग को पता था कि वांग झान ने विश्वविद्यालय शुरू करने के बाद ही मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी सफलता हासिल की थी। विश्वविद्यालय में योद्धा स्तर तक पहुंचना कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन पहले ही साल में ऐसा करने का साहस करना वह सचमुच एक अपवाद है। थंडर के राजा ने सिर हिलाया। वाकई कई प्रतिभाशाली लोग लगभग 1 साल में मार्शल आर्टिस्ट स्तर पूरा कर सकते हैं। हालांकि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो न केवल योद्धा स्तर तक पहुंचने वाला है बल्कि अपनी सीमाओं को भी इतने ऊंचे स्तर तक बढ़ा चुका है, यह अभूतपूर्व है। उसके पास कोई रहस्य अवश्य होगा, है ना? चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, साधना की यह गति बहुत ही अतिरंजित है, राजा शियोंग ने उत्सुकता से सोचा। जैसे ही उसने यह बात कही, राजा जिंग और थंडर के राजा ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तो बस यूं ही एक टिप्पणी कर रहा था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। राजा शियोंग ने जल्दी से हाथ हिलाया। हम जैसे लोग जो मानवता के सबसे आगे हैं, उनमें से किसके पास कुछ राज नहीं है? ये सुनकर थंडर का राजा हंस पड़ा, फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। क्या हुआ? राजा शियोंग और राजा जिंग ने उत्सुकता से पूछा।
मुझे अभी याद आया, वांग झान के पिता का नाम वांग यू है। वांग यू? कौन सा वांग यू? वांग येदाओ। येदाओ नाम के प्रकट होने से तीनों मार्शल राजाओं के हाव भाव स्पष्ट रूप से बदल गए। ये वही है जो उस समय संघीय सैन्य मार्शल आर्ट्स अकादमी के शीर्ष व्यक्तियों में से एक था, राजा शियोग ने कहा। उसकी आवाज में विलाप का भाव था। उसने कहा था कि वह एक नया रास्ता खोजेगा और तब से उसकी कोई खबर नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है, थंडर के राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तीनों में से किंग जिंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वांग यीदाओ से अनजान था। मैंने उसका नाम सुना है पर उससे कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा। मैं बस इतना जानता हूं कि वह एक ताकतवर व्यक्ति था, एक महाशक्ति से भी बढ़कर। उसे राक्षस कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, राजा शियोग ने गहरी सांस लेते हुए याद किया। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 30 साल का होते ही मार्शल किंग बन गया। बस अफसोस की बात है कि वह बहुत जिद्दी था। जिद्दी? क्या मतलब है तुम्हारा? थंडर के राजा ने स्पष्ट किया। मुझे याद है कि यह लगभग 20 साल पहले की बात है, जब फेडरेशन की एक उच्च स्तरीय बैठक में मानव जाति के भविष्य पर चर्चा हो रही थी। फेडरेशन के सभी ग्रैंड मास्टर, जिनके पास युद्धकालीन मिशन नहीं थे, अनिवार्य रूप से उपस्थित थे। ये हाल के मानव इतिहास की सबसे भव्य घटनाओं में से एक थी। मैंने उस घटना के बारे में सुना। उसके बाद क्या हुआ? राजा जिंग ने पूछा। मार्शल आर्ट्स पद पर चर्चा करते हुए वांग यीदाओ ने दावा किया कि वर्तमान मार्शल आर्टिस्ट सभी गलत रास्ते पर हैं। उस समय तक वह पहले से ही एक मार्शल किंग और फेडरेशन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे। इस प्रकार वह कई लोगों के लिए एक बाधा बन गए थे। इसलिए जब उन्होंने ऐसा साहसिक बयान दिया तो कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने उनका खंडन किया। थंडर के राजा ने गहरी निगाह से राजा जिंग को देखा और कहा, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि संघ के उच्च स्तरीय अधिकारियों में कुछ नीच लोग भी हैं। वांग यू का अस्तित्व बहुत चकाचौंध भरा था, इतना कि इसने कई लोगों के रास्ते अवरुद्ध कर दिए। वांग यीदाओ की उपस्थिति के कारण वह सम्मेलन मार्शल आर्ट से जुड़े किसी भी मामले का समाधान निकाले बिना ही समाप्त हो गया। मानव जाति की मार्शल आर्ट साधना प्रणाली आज भी वैसी ही है जैसी दशकों पहले थी, राजा शियोग ने कड़वी हंसी के साथ कहा। उसके बाद वांग यीदाओ ने सैन्य विभाग में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, ये दावा करते हुए कि वे सच्चे मार्शल आर्ट मार्ग की खोज करने जा रहे हैं। आज तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। इस मामले को फेडरेशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना गया और अब तक इसे गुप्त रखा गया है। इस बिंदु पर राजा जियोग ने अनजाने में वांग झान को देखा, जो स्क्रीन पर दिखाया गया था। इस युवा के पास जो रहस्य है वह संभवतः वांग यीदाओ द्वारा छोड़ा गया रहस्य है। ऐसा ही प्रतीत होता है। शायद विषय थोड़ा भारी होने के कारण तीनों योद्धा राजाओं का कुछ देर तक बेकार की बातें करने का मन नहीं हुआ। इसके बजाय वे चुपचाप स्क्रीन पर वांग झान को देखते रहे, एक नए योद्धा के उभरने का इंतजार करते रहे। समय जल्दी बीत गया। शाम तक सोंग डोंगमिंग और उनकी टीम अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए पिघली हुई गुफा में लौट आए। पूरी दोपहर की लड़ाई के बाद वे अंततः एक निम्न सैनिक स्तर के जानवर को मारने में सफल रहे। प्रारंभ में वे सभी उत्साह की स्थिति में थे। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी ताकत से एक सैनिक स्तर के जानवर को हराना निश्चित रूप से उत्सव का कारण था। हालांकि जैसे ही वे पिघली हुई गुफा में लौटे, अंदर के दमनकारी माहौल ने उन्हें तुरंत चौंका दिया। एक एक करके वे चुप हो गए, बस वांग झान को घूरते रह गए। क्या हो रहा है? झो वेया ने उत्सुकता से पूछा। वह अपनी मानसिक ऊर्जा का विकास कर रहा है, सन केलन ने फुसफुसाते हुए कहा, और ऐसा लगता है कि वह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। उसे परेशान मत करो। हालांकि टीम में हर कोई कम से कम लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट था और उनकी मानसिक ऊर्जा जागृत हो चुकी थी, लेकिन केवल सन केलन ने ही वास्तव में इसे लागू करना शुरू किया था। सन केलन अपने परिवार की मानसिक ऊर्जा तकनीक, क्लियर हॉट तकनीक का अभ्यास कर रही थी, जिसे मानव मार्शल लाइब्रेरी में पृथ्वी स्तरीय मानसिक ऊर्जा संवर्धन विधि के रूप में वर्गीकृत किया गया था। क्योंकि मानसिक ऊर्जा साधना पद्धतियों को एक बार शुरू करने के बाद बदला नहीं जा सकता, इसलिए इस स्तर को पहले से ही एक अत्यंत उच्च प्रारंभिक बिंदु माना जाता था। हालांकि इस समय सुन केलन हैरान थी। 5 वज्र देवता शोधन विधि, कैप्टन को ये कहां से मिली? ये तो मानव मानसिक ऊर्जा साधना विधियों का शिखर है। उसने मन ही मन चौंकते हुए सोचा। सुन केलन की चेतावनी के बाद किसी ने भी वांग झान को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे पिघली हुई गुफा के दूसरी ओर एक कोने में आराम करने या चुपचाप खाना खाने चले गए। वांग झान की साधना हमेशा बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करती है।
अगर कल भी ऐसा ही रहा तो हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा, हुआंग पुफेंग ने सोन डोंगमिंग से बड़बड़ाते हुए कहा। आमतौर पर तर्कसंगत रहने वाले सोन डोंगमिंग अपनी सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उनके पास कोई चारा नहीं था। वांग झान की वजह से पिघली हुई गुफा का माहौल बेहद दमनकारी था और उसकी मानसिक ऊर्जा का दबाव हवा में इतना गहरा था कि वह असहनीय हो गई थी। जल्द ही सुबह हो गई। सभी लोग इस दबाव के आदी हो गए थे और धीरे धीरे सो गए। लगभग 1 या 2 घंटे बाद, लगभग 2 बजे, वांगझान ने अचानक काली पिघली हुई गुफा में अपनी आंखें खोली। बिजली के अवशेष अभी भी उसकी आंखों में थे, जो घने अंधेरे वातावरण में कुछ देर के लिए चमक रहे थे। जल्द ही वांगझान की आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। 5 वज्र देवता शोधन विधि अंततः सफल हो गई है, वांगझान ने कहा। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। जब से उन्होंने लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट के रूप में 5 थंडर देवता शोधन विधि की साधना शुरू की, केवल आज ही उन्होंने अंततः पहली मंजिल की अड़चन को तोड़ दिया था। केवल अभी यह माना जा सकता है कि उसने वास्तव में 5 वज्र देवता शोधन विधि शुरू कर दी है। वांगझान ने अपना विशेषता पैनल खोला। तब उन्होंने पाया कि अन्य सभी मान अपरिवर्तित रहे, लेकिन उनकी मानसिक ऊर्जा 150 अंक तक बढ़ गई थी। क्या मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा, जिसे मैं अपनी मानसिक ऊर्जा से नियंत्रित कर सकता हूं, 150 मीटर तक पहुंच गई है? ये पहले से पूरे 100 मीटर की वृद्धि है। वास्तव में 5 वज्र देवता शोधन विधि को सही मायने में शुरू करने के लिए योद्धा स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। इस समय ऐसा माना जा सकता है कि वांगझान ने योद्धा क्षेत्र में अपना एक पैर आधा रख दिया है। उनकी मानसिक ऊर्जा ने मानक को पूरा कर लिया था। अब केवल उनके भौतिक शरीर के लिए सफलता की बात बाकी थी, ताकि वह एक बार फिर अपनी सीमाओं को तोड़ सके और एक नए स्तर पर पहुंच सके। ये सोचते हुए वांगझान ने अपने बैग से अंतिम मिश्रित सार की गोली निकाली, उसे खा लिया और अपनी शरीर शोधन साधना शुरू कर दी। समय पल दर पल बीतता गया और पलक झपकते ही रात खत्म हो गई। जब टीम के सदस्य जागे तो उन्होंने पाया कि पिघली हुई गुफा में कल का भयानक, दमनकारी एहसास गायब हो चुका था। वांगझान गुफा के द्वार पर पालथी मारकर बैठा था और दूर तक देख रहा था। कैप्टन, क्या आपने अपनी साधना पूरी कर ली है? सुन केलिन ने उत्सुकता से वांगझान के पास दौड़ते हुए पूछा। आपकी मानसिक ऊर्जा तो बहुत बढ़ गई होगी, है ना? वांगझान मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस समय उसका मूड सचमुच अच्छा था। समय की गणना करें तो वह लगभग 1 वर्ष से बिना आराम किए लगातार गहन प्रशिक्षण में लगे हुए थे। कल रात उनके शरीर का परिष्कार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। सूर्योदय से कुछ ही क्षण पहले उन्होंने आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट स्टेज की बेड़ियां तोड़ दी और योद्धा स्टेज में प्रवेश कर लिया। ये वास्तव में उनके मार्शल आर्ट पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम था। होस्ट वांगझान। संख्या 1601। चपलता 1601। शारीरिक बनावट 1601। आकर्षण 30। बुद्धि 25। मानसिक शक्ति 150। उनके नए विशेषता पैनल को देखते हुए उनकी तीनों मुख्य विशेषताएं मार्शल आर्टिस्ट स्तर को पार कर योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। उसकी मानसिक ऊर्जा भी अब अपने पिछले स्तर से 3 गुना अधिक थी, जिसका अर्थ था कि वांगझान को प्राप्त हुई वृद्धि कम से कम 3 गुना थी। अब सिर्फ हवा और बादल तोड़ने के इस्तेमाल से मैं सीधे तौर पर निचले स्तर के सैनिक स्तर के जानवरों को मार सकता हूं। यहां तक कि एक मध्यम स्तर के जानवर के लिए भी अगर मैं अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल करूं, तो मैं अकेले ही उसका सामना कर सकता हूं, वांगझान ने मन ही मन सोचा। जल्द ही सोन डोंगमिंग और अन्य लोग भी तैयार हो गए। वांगझान का अभिवादन करने के बाद वे दिन भर के अपने शिकार को जारी रखने के लिए एक साथ चल पड़े। बाकी लोगों के चले जाने के बाद वांगझान रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी की टीम की ओर बढ़ गया। आखिरकार वह अच्छा मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। अब जबकि सोन डोंगमिंग और उसकी टीम खुद ही निचले स्तर के सैनिक जानवरों का शिकार कर सकते थे, वांगझान रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी से शिकार कर सकता था। इन 2 रास्तों से अंक प्राप्त करके चू स्टेट मिलिट्री मार्शल अकादमी टीम की रैंकिंग निश्चित रूप से कम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ कमजोर न होना ही काफी नहीं है। मेरा लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना है। प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई है। हमारे सामने पूरा 1 महीना है, हम ढिलाई नहीं बरत सकते। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही वांगझान 1 सप्ताह के लिए ओशनिया में पहुंच गया। 1 सप्ताह में चू स्टेट मिलिट्री मार्शल अकादमी टीम की फसल काफी अच्छी हो गई थी। आज हमने 2 और निचले सैनिक स्तर के जानवरों को खत्म कर दिया। इसके अलावा चेन मेंगशु भी स्तर 9 तक पहुंच गया है। सोन डोंगमिंग ने हमेशा की तरह वांगझान को सूचना दी।
चेन मेंशु की सफलता की खबर सुनकर वांग झान ने बधाई देने से पहले पूछा, हमने अब तक कितने बीस्ट कोर एकत्र किए हैं और हम उन्हें कितने अंकों के बदले में बदल सकते हैं? 11 निचले स्तर के सैनिक जानवरों से और 3 मध्यम स्तर के जानवरों से, सोंग डोंगमिंग ने जवाब दिया। कुल मिलाकर 2600 अंक। बात तो यह है कि तुमने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी से तीनों इंटरमीडिएट भेड़ें पकड़ ली। क्या ये ठीक है? सोंग डोंगमिंग ने कुछ झुंझलाते हुए कहा। ऊन काटना तो ठीक है, लेकिन हम एक ही भेड़ को इतनी बेरहमी से ऊन काटते तो नहीं रह सकते, है ना? कुछ नहीं किया जा सकता। वे आसपास की एकमात्र मार्शल आर्ट्स अकादमी है। जब हमें कोई और मिल जाएगी तो हम उन्हें छोड़ देंगे, वांग झान ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके स्वर में एक प्रकार का आनंद का भाव था। हालांकि जैसे ही वे अपने लाभ को छांट रहे थे, सन केलन ने अचानक कहा, सभी लोग अपने व्यक्तिगत टर्मिनलों की जांच करें। एक अपडेट है। ये सुनकर वांग झान ने जल्दी से अपना निजी टर्मिनल खोला और वास्तव में एक बदलाव पाया। पहले व्यक्तिगत टर्मिनल में केवल संचार फंक्शन था, लेकिन अब इसमें क्षेत्रीय मानचित्र विकल्प के साथ 7 पॉइंट लीडरबोर्ड भी शामिल है। हम केवल दूसरे स्थान पर हैं। हुआंग पुफेंग, जिन्होंने लीडरबोर्ड पर सबसे अधिक ध्यान दिया था, ने हमेशा यह मान लिया था कि चुस्टेट मिलिट्री मार्शल अकादमी टीम पहले स्थान पर है। पहला स्थान यंजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी का है, 3700 अंक। उन्होंने कितने मध्यम स्तर के सैनिक जानवरों को मारा? वांग झान भी कुछ हैरान था। यंजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी के अलावा बिग फोर में से अन्य 2, फेडरल मिलिट्री मार्शल आर्ट्स अकादमी और फेडरल मार्शल आर्ट्स अकादमी को क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान मिला। जहां तक रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रश्न है, उनकी रैंकिंग शीर्ष 10 में भी नहीं थी, वे 11वें स्थान पर थे। कैप्टन, आपने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में सचमुच कमाल कर दिया है, सन केलन ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि वांग झान ने केवल अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, उसका ध्यान नए मानचित्र फंक्शन पर अधिक केंद्रित था। मानचित्र खोलने पर उन्होंने पाया कि बड़े क्षेत्र काले रंग से ढके हुए थे तथा केवल उनके वर्तमान स्थान का भूभाग ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था। अंक अर्जित करने की अंतिम शर्त याद है। अज्ञात क्षेत्रों की खोज करना, वांग झान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ऐसा लगता है कि यह पहला आधा फरनता हमें बस माहौल के साथ तालमेल बिठाने के लिए था। मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता की असली परीक्षा शायद इन तथाकथित अनजान क्षेत्रों